Yes, in this session we have to discuss on National Education Policy. National Education Policy 2020. See, first of all, we have to understand true meaning of education. एजुकेशन का सही मीनिंग क्या है और किस वे से हम इसे देखते हैं, अभी कैसी एजुकेशन चल रही है। इज इट लॉर्ड मैकॉले सिस्टम और वी स्विच ओवर टू समवेयर एल्स, विल सी जस्ट नाउ। अगर हम एजुकेशन की बात करें, ट्रू एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है, किसे हम कहें एजुकेशन। एजुकेशन इज नॉट मियरली अबाउट रोट लर्निंग। सिर्फ रोट लर्निंग, रट्टा मारो जिंदाबाद, आगे बढ़ो, मार्क्स लो, रिपोर्ट कार्ड अपना बनवाओ और खुद को इंटेलिजेंट कहलवाओ, क्या वही है एजुकेशन का मीनिंग? एजुकेशन का मीनिंग ये नहीं है कि आपको एग्जाम तक कितना याद रहा। एजुकेशन डज नॉट मीन दिस व्हाट ऑल यू हैव रिमेंबर्ड टिल एग्जाम। रियल एजुकेशन इज व्हाट यू रिमेंबर इवन आफ्टर गिविंग द एग्जाम, नॉट जस्ट 1-2 days आफ्टर, मीन्स फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। आपको जो कुछ भी याद रहा इवन एग्जाम देने के बाद भी, तो वो सही मायने में एजुकेशन है। लेकिन एजुकेशन के लिए इंडिया में इशू क्या रहता था, अगर हम इसे देख के चलें तो हम ये समझते हैं कि यहाँ पे रोट लर्निंग, ठीक है, रट्टा मारो आगे बढ़ो, मार्क्स ले जाओ, तो ये सब कुछ चलता था। ये लॉर्ड मैकॉले का सिस्टम था, क्योंकि जब हम ब्रिटिशर की बात करें तो ब्रिटिश एरा में उन्हें क्लर्क चाहिए थे। उन्हें इंडिया में हर किसी को एजुकेट करना ही नहीं था, कुछ एक लोगों को एजुकेट करना था जो सिर्फ उनकी बात माने या फिर जो उनके इशारों पे काम करें, और उन्हें इस तरह के लोग चाहिए जो उनके ऑर्डर्स फॉलो करें। तो रोड लर्निंग से काम चल सकता था, एनालाइज करना, स्किल बेस्ड एजुकेशन, एंटरप्रेन्योर, साइंटिस्ट। आप देखो, जब ब्रिटिशर इंडिया में रूल कर रहे थे तो ब्रिटिशर को इंडिया में उस टाइम में आप देख रहे हैं कि कितने इंडियन, बहुत कम नंबर हैं जो साइंटिस्ट बन पाए, जो बहुत कम एग्जाम्पल हैं जो बड़े एंटरप्रेन्योर बने। ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि हमारी स्किल्स को एक्नॉलेज ही नहीं करते थे, ठीक है। हमें बस एक पर्टिकुलर पॉइंट तक हमें लिमिटेड कर दिया था, रिमेंबर दिस, दिस विल कम इन एग्जाम, और यही सिस्टम आगे फॉलो होता गया। पर हमेशा से हमारा सिस्टम ऐसा नहीं था। हम बात करें अगर एंशियंट इंडिया की, तो हमने वर्ल्ड में अगर हम बात करें सबसे पहले यूनिवर्सिटी तक्षशिला, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं, देश विदेश से यहाँ पढ़ने आते थे। हमें पता है एंशियंट इंडिया की यूनिवर्सिटीज की। आज तो वो यूनिवर्सिटी इंडिया और इवन इंडिया के प्रेजेंट मैप में भी नहीं है, लेकिन स्टिल हम एंशियंट इंडिया में तक्षशिला और उसकी इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं, जिसमें चाणक्य जैसे ग्रेट लीडर थे और उन्होंने आगे जाके चंद्रगुप्त जैसे किंग इंडिया को दिए। तो एंशियंट इंडिया में तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी। और इसके बाद हम देखें, प्रेजेंट इंडिया की बात करें तो नालंदा, महावीरा जैसी यूनिवर्सिटी भी गुप्ता एरा में इंडिया में आई। आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो ये यूनिवर्सिटी भी आई। सेकेंडली, हम वैदिक एज में ये भी पढ़ते हैं कि इंडिया में 4 आश्रम होते थे, आश्रम व्यवस्था फॉलो करते थे, हर 25-25 साल पे आश्रम, जिसमें एक आश्रम था ब्रह्मचार्य। तो आश्रम सिस्टम जो था, अगर हम आश्रम व्यवस्था की बात करें, इसमें एक हम देखते थे सिस्टम ब्रह्मचार्य। तो ब्रह्मचार्य में क्या होता था कि बच्चे को हमेशा जाके, जो वो बच्चा, उसे गुरुकुल में रहना है और गुरु की आज्ञा का पालन करना है, और एक पर्टिकुलर एज के बाद ही वो वहां से आएगा, ठीक है। तो ये सब हम देखते थे, यानी आश्रम व्यवस्था में भी एजुकेशन का पॉइंट था, गुरुकुल सिस्टम था। तो एजुकेशन हमेशा से रही। हमने एंशियंट इंडिया में भी कुछ बड़े साइंटिस्ट, कुछ बड़े नाम दिए, आपको पता ही है, आर्यभट्ट की हम बात करें या हम ब्रह्मगुप्त की बात करें, ठीक है, हम देख रहे हैं उन्होंने उस टाइम भी सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, ये सब इंफॉर्मेशन दी, जो कि बाद में मॉडर्न वर्ल्ड में 15th सेंचुरी में जाके मिल रही थी, ठीक है। 50th सेंचुरी में जाके मॉडर्न वर्ल्ड, यूरोपियन और सब लोग एग्री किए, जो कुछ 5th सेंचुरी में इंडिया में बताया जा चुका था 1000 years बिफोर दैट। और इस बीच अगर हम देखें अभी के लिए क्या एजुकेशन सिस्टम चल रहा था, अभी का एजुकेशन सिस्टम आप देख रहे थे, रोट लर्निंग के बेस के ऊपर है, ठीक है, रट्टा मारो, मार्क्स ले जाओ, आगे बढ़ो, फिर आगे का कुछ याद नहीं है, ठीक है। क्या हमने पढ़ा था हमें कुछ नहीं पता, पिछली क्लास में भूल जाएंगे क्या कुछ था।
तो रोट लर्निंग का सारा सिस्टम जैसे ही छोटा बच्चा स्कूल जाने लगता है और उसे प्री केजी इन सब क्लासेस में सिखाने लगते हैं पोइम्स वगैरह, ठीक है, कोई उसे सिखा रहा है जोनी जोनी यस पापा, कोई सिखा रहा है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ क्यूट, ये सब कुछ चल रहा है। और ट्विंकल ट्विंकल में कोई उससे पूछ रहे ट्विंकल कौन है, ठीक है, वो नहीं बता पाएगा, सोच रहा होगा क्लास में क्या रोल नंबर था ट्विंकल का, लेकिन वो कोई बेनिफिट नहीं। फिर उससे पूछो लिटिल स्टार कौन है, तो उसमें वही सोच रहा होगा स्टार तो ये तो स्काई में होता है स्टार, यहाँ पे स्टार कौन, ठीक है, तो उसे पता ही नहीं है किस स्टार की बात करें। बस पोइम याद करो, उसे थोड़े इशारे सिखा दो, बच्चे ऐसे उछल उछल के बोलनी है, ये करने हैं, वाव हाउ क्यूट, हो गया, बस हो गया, एजुकेशन खत्म। जिसको पूरी पोइम याद है सुना दो, नहीं है तो बाहर जाके खड़े हो जाओ, ठीक है, थोड़ी देर हाथ खड़े करके उसे खड़ा कर देंगे। यानी इस तरह की हरकतें होती हैं, मतलब पूरा रोट लर्निंग, ठीक है, कोई उसकी स्किल को एक्नॉलेज करने का पॉइंट नहीं है। तो यानी आप देख रहे हैं कि उस टाइम में भी इतना छोटा बच्चा स्किल का मतलब उसे कोई पार्टिसिपेट करने के लिए गेम्स, या फिर अगर हम देखेंगे किस तरह से वो चीजों को समझ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये चीजें चलनी चाहिए, पर रोट लर्निंग का पूरा कंसेप्ट चलता है। अब इसके अलावा हम देखते हैं फिर क्या होता था, फिर कुछ इस तरह की शिक्षा नीतियां आती थी जिसमें ये बताया जाता था कि क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि किसी को फेल नहीं करना है। और उसके बाद क्या चल रहा है, फिर हम देखते थे एग्जाम टाइम में, जो हम देखते हैं रूरल एरियाज में हम ये भी देखते थे एग्जाम टाइम में क्या रहता था कि वहां पे बच्चे खिड़कियों के पास सब स्पाइडरमैन एंड आप देखेंगे ही मैन ये सब बन जाएंगे। और इसका रीजन क्योंकि किसी का एग्जाम है तो फिर ये आपस में ये कैचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, एमएस धोनी भी मतलब परेशान हो जाएंगे कैचिंग देख के, कैसे ये लोग पर्ची कैच कर लेते हैं, कैसे उसमें नोट डाउन कर लेते हैं, और ये सब कर कुर के किसी तरह उसे आगे पहुंचा दिया। फिर उसे आगे कुछ नहीं पता, 10th उसकी होगी इन सब से, 11 12th के लिए उसके सामने अपना कोई ऑप्शन नहीं है, सारे फ्रेंड क्या ले रहे हैं वही स्ट्रीम ले लेता हूँ सारे, और बाकी रिलेटिव क्या कह रहे हैं ये स्ट्रीम ले लेते हैं, पेरेंट्स ने कहा तो ये ले लेते हैं, अपना कोई इंटरेस्ट है नहीं, अपना कोई व्यू नहीं पता, अपनी स्किल नहीं पता क्या कुछ करना है कैसे, और डायरेक्शन लेस वो यूथ हो गया 11 12 जैसे जैसे उसकी होगी। उसके बाद सेम विद कॉलेज, अब 11 12 जिसमें करी है तो ठीक है, फिर कॉलेज भी उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा जिस स्ट्रीम को आपने पिक किया। तो ये सब कुछ चलता है, तो इस तरह से हमारा एजुकेशन सिस्टम समहाउ रन कर रहा था। पर ऐसा नहीं है कि सब कुछ गड़बड़ी था, बहुत चीजें ठीक भी हैं और काफी कुछ उनके ऊपर भी काम किया है। जैसे हम देखें, हमने यहाँ एजुकेशन पॉलिसी लिखा, ये ऐसा नहीं है कि एजुकेशन पॉलिसी अभी है पहले नहीं थी, 34 ईयर्स के बाद तो एजुकेशन पॉलिसी आई है। पर सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी, नेशनल, अगर मैं एजुकेशन पॉलिसी की बात करूं, पहले उसे नेशनल एजुकेशन प्लान कह रहे थे जनरली हम उसे जब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एनपीई यानी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आया था 1968 में, एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 में आया और ये रन किया 1986 तक, ठीक है, ये हम देख रहे हैं 1986 तक। इसके बाद सेकंड, फिर हमने देखा जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 86 में आया वो अभी तक रन कर रहे, ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। इसके बाद जो आप देख रहे हो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, नेक्स्ट हम देख रहे हैं 86 में। अब 86 वाले इस नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में 1992 में अमेंडमेंट भी हुआ, ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं 1992 का अमेंडमेंट। तो ये चीजें हम देख रहे हैं। अब इसके बाद जाके फाइनली आपने देखा 34 ईयर्स के बाद फिर से एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और ये पॉलिसी 2020, ठीक है, एनईपी, इसको आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह सकते हैं क्योंकि एनईपी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन तो 86 भी है, इसलिए आप कह सकते हो ऑफिशियल नेम ऑल तो यही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। फॉर योर कन्वीनियंस एंड अंडरस्टैंडिंग पर्पज यू कैन से इट लाइक दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑल्सो। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये पॉलिसी आप देख रहे हैं हम नई पॉलिसी, और ये कितने टाइम के बाद, अगर हम इसको देखें तो ये पॉलिसी आई है आफ्टर 34 ईयर्स, लेकिन ये 34 ईयर्स का जो गैप है यानी 3.5 डिकेड, ठीक है, 3.5 डिकेड का इसमें हम टाइम देख रहे हैं। अब ये जो इसका टाइम है ये क्या सिग्निफाई कर रहा है और किस वे से, यानी हमने देख लिया इतने टाइम के बाद ये पॉलिसी आई,
हम अगर इस चीज को देखें, इंडिया में कितने कॉलेज हैं, कितने स्कूल्स हैं, इस चीज को हम लिखना चाहें तो ये एक डाटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इसे कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं कि इंडिया में हम जब इसको सिस्टमेटिकली देख रहे हैं कि इंडिया में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, इंडिया में कितने कॉलेजेस हैं, इंडिया में कितने स्कूल्स हैं, ठीक है, और कितने स्टूडेंट हैं। इंडिया में इतने स्टूडेंट है, इतनी तो यूएस की टोटल पॉपुलेशन भी नहीं है, ठीक है। अब देख लो, टोटल पॉपुलेशन यूएस की 32 करोड़, इंडिया में स्टूडेंट 33 करोड़ प्लस, तो ये आप देख रहे हैं 33 करोड़ प्लस। और यूनिवर्सिटीज की हम बात करें, यूनिवर्सिटीज हैं 1000 प्लस, ठीक है। कॉलेजेस की हम बात करें, कॉलेजेस 45,000 प्लस, 45,000 प्लस तो कॉलेजेस हैं। और स्कूल्स की जब हम बात करें, इनका नंबर है 15 लाख प्लस, और टीचर 1.9 लाख प्लस, ठीक है, टीचर हम देख रहे हैं 1.9 लाख प्लस। तो ये हम देख रहे हैं, ये वो डाटा है इंडिया का, ये इंडिया का एक प्रोफाइल हो गया, आप इसको सिंपली कह सकते हो एजुकेशन प्रोफाइल। और इस प्रोफाइल को खुद शेयर किया एजुकेशन मिनिस्टर। अब मैं एजुकेशन मिनिस्टर क्यों कह रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी क्यों नहीं कह रहा हूँ, शायद चेंज होने वाला है, शायद नहीं, बिल्कुल ठीक है। जो मिनिस्टर ऑफ एचआरडी हैं, अभी हम इसको पढ़ेंगे, मिनिस्टर ऑफ एचआरडी, अभी ये चेंज होने वाला है, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री में। तो फॉर द टाइम नाउ आई एम राइटिंग लाइक दिस, रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है, ये हम देख रहे हैं ऑनरेबल मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने सब एजुकेशन प्रोफाइल शेयर किया, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग डाटा है। यूनिवर्सिटीज कितनी है देश में, कॉलेजेस, स्कूल कितने हैं, टीचर कितने हैं, स्टूडेंट कितने हैं। अब अगर हम एजुकेशन पॉलिसी पे जाने से पहले एग्जैक्ट उस पीडीएफ को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो पीडीएफ गवर्नमेंट ने शेयर किया और सबको अवेलेबल भी है वो पीडीएफ, ठीक है। हम ये देख रहे हैं, यस, कुछ स्टूडेंट अभी तक कह रहे हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ठीक है। अब ये तो यार रटना हो गया पूरा कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कुछ नया इसमें चेंज करके कुछ बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि एजुकेशन प्रोफाइल की हम बात कर रहे थे, आप कैसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर आप करो, आप कुछ और भी कर सकते हो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कुछ और भी इसके आगे जोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं एजुकेशन प्रोफाइल की, जब हमने बात की है, इसके साथ हमें एक पॉइंट और समझना है कि कहाँ पे क्या चेंजेस इस पॉलिसी में होने वाले हैं। अगर हम इस पॉलिसी में होने वाले चेंजेस को देखें, जो ये एनईपी पॉलिसी में आएंगे, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि एक मेजर चेंज जो इसमें होना है, यहाँ पे क्या क्या चेंजेस, जैसे स्कूल लेवल पे ये चेंज करेंगे, ठीक है, स्कूल एजुकेशन पे चेंज होगा। इसके अलावा हम देखेंगे हायर एजुकेशन पे चेंजेस होंगे, यानी हर सेक्टर को टच करने की कोशिश की है। और कुछ चेंजेस हम देखेंगे वो कॉमन होंगे सबके लिए, ठीक है। तो स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन में चेंजेस, अब क्या चेंजेस हैं, किस वजह से ये चेंजेस हैं, इन चीजों को हम अभी डिस्कस करते हैं, और इनका एक समरी, एक स्नैपशॉट भी एंड में देख लेंगे, तो दैट हमें रिवाइज हो जाए किसमें था क्या, क्योंकि हमें एट लास्ट रटना नहीं है, कंक्लूड करना है कि इसमें से समझा क्या है, ये चेंजेस का मीनिंग क्या, हमें ये देखना है। नहीं तो पीडीएफ फाइल तो है, अगर मैं वर्ड पर वर्ड पढ़ के वही बताऊं तो फिर वो तो रोट लर्निंग ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं आपके साथ ये पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ जो गवर्नमेंट ने शेयर की है, ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मेजर ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि ये ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म है, नॉट इंक्रीमेंटल रिफॉर्म, एक दो छुटपुट चेंजेस नहीं है, ठीक है, ओवरऑल चेंज करना चाह रहे हैं पूरे सिस्टम में फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑल, इसलिए ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स हैं। अब ये रिफॉर्म्स हैं क्या, सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी का इवोल्यूशन कैसे, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बना 48-49, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंडरी जो एजुकेशन कमीशन 52-53, फिर एजुकेशन कमीशन अंडर डीएस कोठारी। तो कोई भी स्टैंडर्ड एग्जाम आप दो, लाइक एसएससी, रेलवे, आपसे बहुत बारे क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है कि कोठारी कमीशन रिलेटेड टू विच सेक्टर, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट स्किल, ठीक है। तो आपको याद रखना है एजुकेशन से रिलेटेड। फिर आपको बताया फर्स्ट टाइम एजुकेशन पॉलिसी 68 में आई,
फिर उसमें कुछ चेंजेस हम देख रहे हैं। एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। इसका मतलब क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट इसके ऊपर लॉ बना सकती हैं, यानी स्टेट गवर्नमेंट भी एजुकेशन पे लॉ बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट आई थी प्राइम मिनिस्टर से इंदिरा गांधी। नहीं तो आप अगर पॉलिटी में इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये अमेंडमेंट वैसे भी याद होगी, काफी कुछ चेंज हुआ है इस अमेंडमेंट से, बीट प्रीएम्बल और एनी अदर थिंग। नेक्स्ट, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, सेकंड टाइम कब, 1986। ठीक है, 1986 हम देख रहे हैं। यस, हाँ, इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस, इंक्रीमेंटल चेंजेस की जब हम बात करते हो थोड़े बहुत चेंजेस हैं या मेजर ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस, ऐसा नहीं कि जो है उसी में थोड़ा बहुत चेंज करके। ठीक है, बहुत कुछ नया इसमें इंक्लूड किया है, कैसे किस वजह से अभी हम देखेंगे। यानी ओवरऑल ये एक तरह से नई एक्सपेक्टेशन, न्यू होप्स हैं। एक तो अमेंडमेंट होती है, जैसे ये 86 वाली पॉलिसी है, अब इसको ना 1992 में अमेंड कर दिया, तो इसको मैं इंक्रीमेंटल चेंजेस कह दूंगा कि कुछ चेंजेस यहाँ पे हुए हैं। ठीक है, तो ये 1992 में अमेंड हुई थी, जो सेकंड टाइम ये पॉलिसी आई 86 में। सबसे पहले आपने कब देखा, 68 में, सेकंड आप देख रहे हैं 86 में। और अब आप देखेंगे जो नई पॉलिसी बनी है, पहले उसके लिए कमेटी बनाई थी TSR सुब्रमण्यम कमेटी, तो इसके लिए एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट भी आया था 2016 में। ठीक है, नेशनल NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट आया था 2016 में। अब इस पॉलिसी के बाद फिर हम देख रहे हैं फिर से कहीं ना कहीं और कोशिश हुई कुछ चेंजेस लाने की, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन कमेटी, आपको ये नेम अब याद करना पड़ेगा, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन कमेटी। ठीक है, इस नेम को हम देख रहे हैं, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन कमेटी, इन्होंने फाइनलाइज किया। और डॉक्टर के कस्तूरी रंजन इसरो के हेड रह चुके हैं और काफी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से अभी तक जुड़े हुए भी हैं, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इनके फाइनल अप्रूवल और इनके ड्राफ्ट के बाद और दोनों की रिकमेंडेशन के बाद फिर आम जनता के बीच ये पॉलिसी गई और इन्होंने भी अपनी रिकमेंडेशन यहाँ ऐड की। अब आम जनता के बीच जब ये पॉलिसी गई है तो किस वजह से गई है, इस चीज को भी हम देख लेते हैं। वो क्या मैकेनिज्म है कि लोगों से किस तरह से इन्होंने राय ली, तो लोगों से राय ली गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म www.mygov.in से। और यहाँ पे इन्होंने देश में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6600 ब्लॉक, 6000 अर्बन लोकल बॉडीज और 676 डिस्ट्रिक्ट, जो कि अक्टूबर 2015 तक, उन सबसे सजेशन भी लिया। आप लोग भी अपना सजेशन दे सकते थे माई गो पे, जो चेंजेस आप चाहते थे एजुकेशन पॉलिसी में। तो ये सब हम देख रहे हैं। अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी बन के आनी थी उसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया था 22 लैंग्वेजेस में। ठीक है, और ये एजुकेशन डायलॉग भी किया था इन स्टेट के MP के साथ। इसके अलावा स्पेशल मीटिंग, देन हम देख रहे हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, इनके साथ भी डिस्कस हुआ। तो ये पूरा एक बड़ा लॉन्ग प्रोसेस था जिसमें आप देख रहे हैं लाख से ज्यादा लोगों के सजेशन लिए और फिर ये पूरे कंसल्टेशन के बाद ये पॉलिसी आपके सामने आई है। आप भी 2-3 साल से न्यूज में पढ़ रहे होंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो फाइनली अब कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को। इसके रिगार्डिंग बिल भी आएगा पार्लियामेंट में, ये सब अभी हम लिखेंगे। और वो जब बिल प्रेजेंट होगा, वो पास हो जाएगा, फिर ये एक्ट बनेगा। फिर स्टेट गवर्नमेंट को भी अपने अपने स्टेट में इसके लिए एक्ट बनाना पड़ेगा, तब जाके पूरी तरह से आप देखेंगे कि प्रैक्टिस में आएगी। जो कि अभी समझ आ रहा है 2022-23 इसे लग सकता है एकेडमिक ईयर 21-22। बाकी ज्यादा डिटेल एजुकेशन मिनिस्टर और बेहतर ढंग से देंगे, अभी तक की डिटेल में यही पता चल रहा है। नेक्स्ट मेजर रिफॉर्म क्या है इस एजुकेशन पॉलिसी में, पहले आप देख रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए। हायर एजुकेशन के लिए क्या रिफॉर्म है, 50% ग्रोस इनरोलमेंट बाय 2035। ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो मतलब कितने लोग इनरोल हैं उन कोर्सेज में, कितने लोग जा रहे हैं। हायर एजुकेशन मतलब कॉलेज की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं। तो यानी 50% वहां होने चाहिए इस टाइम तक। तो ये क्या बता रहे हैं, ये असेसमेंट भी बता रहे हैं, ये अकाउंटेबिलिटी भी सेट कर रहे हैं। इस पॉलिसी के अंदर ही 5 पिलर होंगे इस पॉलिसी के, जिसे अभी हम पढ़ेंगे। तो ये 5 पिलर में क्या बता रहा है, इसमें ये बता रहा है कि कितना उन्होंने इसमें इनरोलमेंट रखना है। यानी ऐसा नहीं है कि पॉलिसी सिर्फ कागजों में बना के छोड़ दी। कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं
इम्प्लीमेंट कैसे होगी, क्या होगा, तो ये उनके लिए एक आंसर है। तो इसके लिए अकाउंटेबिलिटी भी सेट करी है। वो 5 पिलर्स के हैं, एक बार हम पढ़ लेते हैं तो हम एनालाइज कर पाएंगे इस पॉलिसी को इस पीडीएफ के जस्ट कंप्लीशन के बाद। फिर हम आराम से उन पिलर्स के आंसर खुद ढूंढेंगे अपने एंड से, जो भी अब तक हमने पढ़ा होगा। सेकंड, होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट। इसका क्या मीनिंग है, यहाँ पे देखो क्या डिफाइन कर रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 3 और 4 ईयर, पोस्ट ग्रेजुएट 1 और 2 ईयर, इंटीग्रेटेड 5 ईयर बैचलर मास्टर और एम फिल को डिसकंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब ये क्या पॉइंट है अभी एक्सप्लेन करता हूँ। मल्टीपल एंट्री एग्जिट, इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट कहीं ना कहीं आपने भी फेस किया होगा। आई एम नॉट श्योर कि वेदर यू पीपल आर अवेयर ऑफ दिस और नॉट। मैं अपने एक फ्रेंड की बात कर रहा हूँ, मेरे एक फ्रेंड, दो फ्रेंड का एग्जांपल है वैसे तो, ठीक है। तो एक केस में क्या था, एक फ्रेंड थे वो मेरे साथ, उन्होंने डिग्री में एनरोल किया, 4 ईयर का वो कोर्स था, और 3rd ईयर में कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, ठीक है, और वो वापस चलेंगे। अब आज उनसे कोई क्वालिफिकेशन उनकी पूछे तो उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं आप कह सकते हो, यानी उनको बताना पड़ेगा वो सिर्फ 10+2 है, ठीक है, स्कूल पास हैं। जो तीसरे साल के एंड में ये गए तो 3 साल का यहाँ पे कोई भी बेनिफिट उन्हें नहीं मिला। बेशक 1 साल पढ़ा था, 3rd ईयर के एंड में गए, ठीक है, यानी 3 साल के बिहाफ पे उन्हें कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे उन्हें इसका कोई बेनिफिट नहीं मिला, ठीक है। तो ये बहुत इश्यू है। अब इसको कैसे ठीक किया इसमें हम ये भी देखते हैं। तो इसी को कह रहे हैं मल्टीपल एंट्री और एग्जिट। मतलब एग्जिट कर लिया आप किसी ने 1 साल में, किसी ने 2 साल में एग्जिट कर लिया, किसी ने 3 में कर लिया, ठीक है, और एट लास्ट 4 साल में पूरा कंप्लीट किया। सबके लिए एक सर्टिफिकेट है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ नहीं मिलेगा अगर उन्होंने एग्जिट कर लिया। 1 साल में अगर एग्जिट किया, उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि इन्होंने 1 साल हमारे कॉलेज के साथ इस कोर्स में या यूनिवर्सिटी के साथ पूरा किया है। अगर 2 साल में किया तो उन्हें डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी उन्हें डिप्लोमा माना जाएगा, क्योंकि 4 साल की है, उन्होंने 2 साल लगा दिए, क्या उनके 2 साल की कोई वैल्यू नहीं है? अब उसकी वैल्यू होगी, पिछली में नहीं थी ये वैल्यू। 3 साल की हम बात करें, 3 साल में उन्हें बैचलर डिग्री मिल जाएगी। अब 4 साल का कोर्स था। अब अगर मेरे वो फ्रेंड आज अगर उन्होंने छोड़ा होता इस पॉलिसी के आने के बाद, तो उन्हें बैचलर डिग्री मिलती। और 4th ईयर की मैं बात करूं, 4th ईयर में क्या होगा, बैचलर प्लस रिसर्च, यानी अगर मैंने पूरे 4 साल पूरे किए हैं नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग, तो मुझे मिल रहा है बैचलर प्लस रिसर्च का डिग्री। तो यानी कोई भी ईयर वेस्ट नहीं है, आपकी मल्टीपल एग्जिट है। एग्जिट तो मैंने समझा दिया कि अगर कोई ऑप्शन नहीं बचता है, किसी को एग्जिट करना पड़ रहा है, तो ओवरऑल उसके लिए लॉस की सिचुएशन नहीं होगी, एट लास्ट दे आर गेटिंग समथिंग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 साल की पढ़ाई के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल में डिप्लोमा, 3 में बैचलर डिग्री और चौथे साल में बैचलर प्लस रिसर्च। अब हो सकता है 4 साल का डिग्री कोर्स था और कुछ ऐसा प्रोविजन था, कंपनी आई कॉलेज में यूनिवर्सिटी में, तीसरे साल उसकी प्लेसमेंट होगी, तो मजे की बात यह है चौथा साल उसे पूरा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरे साल में अगर उसकी जॉब लग गई, वो बैचलर डिग्री 3 साल में पूरी करे और जॉब करे लाइफ टाइम, कोई इश्यू नहीं है उसे। अगर वो और टाइम देना चाहता है, वो सोच रहा है मैं रिसर्च भी कर लूँ इस पे और मैं खुद बाद में इतना कैपेबल होऊंगा और बढ़िया से जॉब फिर भी ले पाऊंगा, तो कोई इश्यू नहीं है। या फिर उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है तो 4 साल के बाद वो जॉब अगर उसकी इन कैंपस हो रही है तो भी ठीक, आउटसाइड हो रही है तो भी अलग। तो ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज है, आप अपने एंड से सोच के देखें। मल्टीपल एग्जिट समझाया भी मैंने। अब मल्टीपल एंट्री का क्या ऑप्शन है, एक ऑप्शन और है। अब मान लो मैं एक कोर्स कर रहा था, लाइक मैं किसी टेक्निकल कोर्स में था, ठीक है, 4 साल का एक कोर्स है, मैं 1 साल इसमें पढ़ चुका हूँ इस टेक्निकल कोर्स में। अब 1 साल पढ़ने के बाद ना मुझे लगा मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है, मुझे ना कुछ और करना चाहिए था। तो उन्होंने कहा किस में जाना है, कोई भी एग्जाम्पल बीट, मैं मुझे लगा कि मुझे ना बीए करनी चाहिए थी बजाय टेक्निकल की बजाय, मेरा इंटरेस्ट ना यहाँ ज्यादा है, मैं अननेसेसरी अपनी स्किल अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ इधर। तो अब मेरे सामने क्या ऑप्शन है मैं आपको ये बताता हूँ। नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग मैंने 1 साल लगाया, मैं स्विच कर सकता हूँ अपने कोर्स को बीए में, मैं अपने कोर्स को यहाँ स्विच कर सकता हूँ। मतलब बीए अगर
जितने टाइम की है, मेरा 1 ईयर मुझे दोबारा नहीं लगाना पड़ेगा, प्लस 1 ईयर यहाँ ऐड होके आएगा, और बचा हुआ जो नए कोर्स में अब ये जितने टाइम के बनाएंगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ। तो नए कोर्स में जितने भी टाइम का अब ये इसमें डिजाइन करने वाले हैं, ठीक है, तो बचा हुआ टाइम मुझे पूरा करना है। आज क्या सिचुएशन है, आज कोई बच्चा अगर किसी कोर्स में गया, लाइक बीटेक में गया, 1 साल के बाद उसे लगा बीटेक उसे नहीं करनी, उसने छोड़ दी बीटेक, तो अगले साल बीए में कोर्स लेगा ना, डे 1 से पढ़ना पड़ेगा। ये 1 साल तो जीरो हो गया उसकी लाइफ का, उसे कुछ नहीं मिला इसका आउटपुट। लेकिन अब ऐसा नहीं है, नई पॉलिसी के बाद 1 साल उसका ऐड है, अगले साल से कंटिन्यू कर सकता है, तो यानी उसका 1 साल वेस्ट भी नहीं हुआ। तो ये दूसरा पॉइंट है मल्टीपल एंट्री का। और तीसरा पॉइंट तो बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत यूजफुल है पॉइंट। वो पॉइंट क्या है कि 4 साल की डिग्री है, ठीक है, फीडबैक यस, 4 साल की डिग्री हम देख रहे हैं। हाँ बताता हूँ ये पीएचडी वाला क्या पॉइंट है, एमफिल वाला, अभी इसके ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ये बताता हूँ। सी बीटेक में क्या रहता है, मैंने क्यों इसमें बैचलर प्लस रिसर्च लिखा है, आप इस चीज को भी समझें। जो भी यहाँ पॉइंट लिखा है सब कुछ मैं सोच समझ के, गवर्नमेंट सोर्सेज को फॉलो करके, फिर उनके एनालिसिस पढ़ के, मैं उसके जस्ट बाद पॉलिसी आने के बिल्कुल इवनिंग में मैं ये वीडियो लेके आ सकता था, पर स्टिल हर कोई, फिर भी मैं कह सकता हूँ कोई भगवान तो होता नहीं, सब इंसान ही है, तो देख लेंगे अगर कोई हुआ, पर कोशिश जरूर की है कि कोई एरर नहीं होना चाहिए, तो देख लेंगे अगर कुछ इसके रिगार्डिंग लगा भी तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि कोई पर्सन है, उसने 2 साल का कोर्स कर लिया, ठीक है, अब 4 साल का एक कोर्स था, 2 साल इस पे लगा लिए, अब फैमिली में कंडीशन ऐसी बनी वो अभी और नहीं पढ़ सकता। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, ठीक है, मैं मेरी बात करूं या मेरे किसी फ्रेंड के ऊपर इसको डाल दूं कि कुछ ऐसा सिचुएशन कि कोई ऑपरेशन हुआ और मुझे बीच में कुछ टाइम के लिए, ठीक है, 1 आध मंथ के लिए मुझे रुकना पड़ा, उस ईयर में अटेंडेंस कम, बहुत मतलब इश्यूज फेस करने पड़े लास्ट तक, और वो परफॉर्मेंस, वो मार्क्स नहीं आए जो बाकी सब सेमेस्टर्स में थे। लेकिन एक ऑप्शन क्या बन सकता था, हर कोई ये कहे कि 1 साल के लिए छोड़ दो, अगले साल कंटिन्यू कर लेना ये सब, लेकिन वो इजी नहीं है 1 साल पीछे होना। पर अगर उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं है, अब क्या उसे कहा गया, अगर 2 साल के बाद ये कह रहे कि 1 साल इसे कोई घर पे इशू हुआ या फैमिली प्रॉब्लम, या आप इसे कह रहे हैं कि सिंपली इसे कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई, इसने 2 साल का गैप, 1 साल का गैप बीच में लिया, ले लो, और 2 साल के बाद दोबारा से शुरू कर दो बचा हुआ जो आपका पेंडिंग कोर्स है, ये फैसिलिटी भी मिल रही है। लेकिन वही बात है, इसमें ड्यूरेशन मिलेगी कि डिग्री पूरी करने के लिए 7 साल हैं, 8 साल हैं, 6 साल हैं, जैसे आजकल मिलते हैं, तो ये नया कुछ इसमें डिजाइन करेंगे। तो उस टाइम के बीच में आप चाहो तो आप एक गैप लेके फिर भी पूरा कर सकते हो। लाइक हम देखे कोई गर्ल है और मैरिज हो गया, कुछ टाइम फैमिली को देना चाहते हैं, फिर कंटिन्यू करें, कोई इशू नहीं है, तो डिग्री पूरी हो जाएगी इस वे से भी। तो ये भी एक इन्होंने ऑप्शन रखा। अब इसके अलावा और क्या है, एक पॉइंट ये आपको मैं बताना चाह रहा था कि जैसे पहले क्या रहता है कि 4 ईयर का प्रोग्राम उन्होंने किया, ठीक है, 4 ईयर का प्रोग्राम, जब ये प्रोग्राम उन्होंने कर लिया है, ये डिग्री उनकी हो चुकी है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब वो आगे के लिए मतलब पीएचडी करना चाहते थे, तो इसके लिए उन्हें एमफिल करनी होती थी। अब एमफिल की जरूरत नहीं रहेगी, वो डायरेक्ट इसके बाद पीएचडी कर पाएंगे, ठीक है, तो ये पॉइंट भी था। तो ये मीनिंग है किस चीज का, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का। अब इस वर्ड का मीनिंग क्या है, तभी मैंने आपको कहा कि मैं यहाँ पे सिर्फ वर्ड टू वर्ड बताने में, क्वेश्चन कर लो मल्टी क्या है इसका, मल्टीपल एंट्री एग्जिट, ये सब हरकत मैं नहीं करता हूँ, मैं समझाने में बिलीव करता हूँ और खुद भी समझने में। तो समझ लो चीजों को लंबे टाइम तक याद रहेंगी, रेदर देन रटना और इन सब चीजों के ऊपर रहना। तो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट, इसका मतलब तो और भी बढ़िया है। एक पर्सन, ठीक है, जो बीटेक में गया, उसका कोई सब्जेक्ट फिजिक्स का सब्जेक्ट है, यानी वो उसके साथ साथ, ठीक है, फिजिक्स के साथ वो फैशन टेक्नोलॉजी भी ले सकता है। बताओ, कॉलेज में फैशन टेक्नोलॉजी भी इसके साथ ले सकता है, अगर वो लेना चाहे, वो कहे कि मुझे ये सब्जेक्ट लेने, फिजिक्स के साथ साथ वो कोई मेडिकल का भी सब्जेक्ट ले सकता है। मतलब ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहता है। हर सब्जेक्ट का क्रेडिट होगा जो ऐड होता रहेगा, और लास्ट ईयर में अगर उसके क्रेडिट ज्यादा है, वो पहले काफी सब्जेक्ट ले चुका है, तो एक आध सब्जेक्ट वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड भी कर सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी उसको पूरी रहेगी। तो ये मीनिंग है इसका, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन,
फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट, यू कैन ऑप्ट द सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस। हाँ, इसमें एक बंच एक एक आपको ऑप्शन मिलेगा कि यू कैन चूज सब्जेक्ट फ्रॉम दिस एंड दिस। तो आपको अपने टैलेंट को और अपनी स्किल को साथ रख के भी आप किसी और वे में भी अगर पढ़ना चाह रहे हो, कि आप पढ़ तो साइंस में रहे हो लेकिन आप ये जानना चाहते थे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, ठीक है, आपने ये देखना चाहा कि मेरे को मशीन के बारे में देखना है, ठीक है, कि एमसीआर और मुझे ये आपने अलग अलग मशीन के बारे में पढ़ना चाहा, तो आप मेडिकल इक्विपमेंट का अगर कोई सब्जेक्ट वहाँ पे स्लॉट में है तो उसे भी आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्ट करके पढ़ सकते हो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी यहाँ मिलेगी। और आप फिजिक्स के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, जस्ट इमेजिन इफ यू वांट। और आपको उसका क्रेडिट मिलेगा, ऐसे नहीं फ्री में पढ़ रहे हो, कुछ मिलना उसका नहीं है और बाद में ऐड तो होगा नहीं, तुम्हें उसका क्या फर्क पड़ेगा, नहीं, ये क्रेडिट आपको मिलेगा और ये क्रेडिट आपके अकाउंट में ऐड होते जाएंगे, डिजी लॉकर में ऐड हो जाएंगे और लास्ट में ईयर एंड में आप इन्हें एक्सेस कर पाओगे, जिसको कह रहे हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बैंक में सेविंग अकाउंट में आप पैसे रखो वो ऐड होते रहते हैं, तो यहाँ भी वही कंसेप्ट ही है। तो ये मीनिंग है क्रेडिट का, हर सब्जेक्ट का क्रेडिट आपके उस अकाउंट में ऐड हो रहा है और उसे हम कह रहे हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। आपको वो नेट क्रेडिट लास्ट में मिलेगा। तो आपने अपनी पसंद के सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लिए और ओवरऑल आप एक अच्छे मार्क्स से आप देखोगे कि कॉलेज से निकलोगे। तो ये अप्रोच है इसके पीछे। नेक्स्ट HEI, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इनके लिए रिसर्च इंटेंसिव, ट्रेनिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज, ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस, ये सब पॉइंट रहेंगे। और मॉडल मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, इसका क्या मीनिंग है? इसका सिंपल सा मीनिंग है जो भी आपको मैंने बताया था वही मल्टी डिसिप्लिनरी वाला, कि आप एक सब्जेक्ट के साथ अगर दूसरा सब्जेक्ट भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, उसमें भी रिसर्च कर सकते हैं, इसके लिए प्रॉपर फॉर्मेट बनेगा। तो ये सब कुछ यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो ये रिफॉर्म तो आपने फर्स्ट पेज अभी इस पॉलिसी का देखा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि आगे और क्या रिफॉर्म्स ये हमारे साथ डिस्कस कर रहा है इसके रिगार्डिंग। सेकंड ग्रेडेड ऑटोनॉमी, ठीक है, एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल। ग्रेडेड ऑटोनॉमी का मीनिंग क्या है कि जो कॉलेजेस हैं उनको कुछ एक ग्रेड मिलेंगे, क्योंकि अभी आपको बताया था देश में कितने सारे कॉलेजेस हैं, 1000 प्लस यूनिवर्सिटी हैं। अब एक स्टेट में 800 प्लस कॉलेजेस हैं, एक स्टेट में इतनी कम कॉलेज हैं। अब हुआ क्या इससे, कुछ स्टेट के कॉलेज वहां पे काम कम और सिर्फ एग्जाम लेने में और अदर पर्पज से वो यूज कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये फेस मैनर में एक ग्रेड सिस्टम देंगे, उस ग्रेड के हिसाब से उन्हें फैसिलिटी मिलेगी कि आप एग्जाम तब कंडक्ट करा सकते हो, बैंक के एग्जाम कंडक्ट करवाने हैं तो, या कोई भी एग्जाम, अगर आपने ये परफॉर्मेंस दी, आपको बनाया कॉलेज की तरह गया था, तो यानी उनके ऊपर एक प्रेशर भी होगा कि उनको उनकी परफॉर्मेंस और उनके एकेडमिक्स या ओवरऑल हम बात करें उन्हें ठीक करना होगा, तब जाके उन्हें कुछ फैसिलिटीज मिलेगी उस बिहाफ पे। तो ये एक ग्रेडेड ऑटोनॉमी का मीनिंग है। इसके अलावा जब हम देखें तो यहाँ है नेशनल मिशन ऑन मॉनिटरिंग। नेशनल मिशन ऑन मॉनिटरिंग का मीनिंग क्या है कि प्रॉपर इन सब की मॉनिटरिंग की जाएगी, ये एक प्रॉपर फॉर्मेट में होगा। और इसी के साथ आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ गवर्नर। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है सिंगल रेगुलेटर। सिंगल रेगुलेटर का मीनिंग क्या है? आज कितने सारे रेगुलेटर्स हैं, हम बात कर रहे हैं जैसे यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। और इसके अलावा मैं एक एग्जांपल देखूं तो AICTE, ठीक है, AICTE है। और नेक्स्ट इसके अलावा NCTE है, नेशनल काउंसिल ऑन टीचर एजुकेशन। तो ये सब रेगुलेटर आज हैं, इनको रिप्लेस करके एक आएगा हायर एजुकेशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया, HECI, ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI। तो ये आने वाला है इसको रिप्लेस करके। तो ये पॉइंट है सिंगल रेगुलेटर का। तो सिंगल रेगुलेटर हायर एजुकेशन के लिए, लेकिन इसमें इंक्लूड नहीं है लीगल और मेडिकल, ठीक है, उसके लिए अलग। और इसके अलावा हम इसमें देख रहे हैं जो अभी तक इंस्पेक्शन का प्रोसेस होता है इससे थोड़ा अलग ये होगा। यस, हम देख रहे हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। एजुकेशन सेक्टर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट 6% ऑफ GDP। अब इसको लेकर सोशल मीडिया में
कुछ एक नेगेटिव चीजें भी चल रही थी जिसके ऊपर क्लियर किया गवर्नमेंट ने। और वो पॉइंट क्या था कि जैसे उसमें कुछ पॉइंट चल रहे थे 1.5 1.6, वो रियलिटी नहीं है। पहले एजुकेशन पे कितना बजट खर्च हो रहा है, तो ये 4% से ज्यादा है, और एग्जैक्टली है 4.3%, अगर स्टेट और सेंटर का मिला के माना जाए। और जो कि बढ़ाना चाह रहे हैं अब कितना, तो जीडीपी को बढ़ाना चाह रहे हैं इससे 6% तक। ठीक है, ये बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो गया था और सब जगहों पे, तो इस तरह से लग रहा था कि मेजोरिटी को कि ये सही है, लेकिन इसके अलावा आप देख रहे हैं 6% ही ठीक है। और 6% हम बढ़ाना चाह रहे हैं एजुकेशन बजट, और 4.3% अभी के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इसका कंसेप्ट है जैसे यूएस में एक है नेशनल साइंस फाउंडेशन। नेशनल साइंस फाउंडेशन वहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है, तो कुछ वैसा ही ये यहाँ पे भी करना चाह रहे हैं। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये भी बिग प्रोजेक्ट को रिसर्च इनोवेशन पेटेंट उनको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप देख रहे हैं नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इससे बेनिफिट मिलेगा रिसर्च इनोवेशन पेटेंट को। ठीक है, तो ये भी हम देख रहे हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा रिसर्च इनोवेशन एंड पेटेंट का पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें ये समझना है, हम इसमें ये पॉइंट देख रहे हैं कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इसका क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग है कि हमें कोलैबोरेट करना है विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, और आपस में ये स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम वगैरह ये सब कुछ रहेगा, तो इसलिए इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इसे कह रहे हैं। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल टीचर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, इसके लिए इन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं कि किस तरह से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, सेटिंग अप ऑफ न्यू क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैज बीन मेड इजियर इन फ्यूचर। जो नई क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट आना चाहें उनके लिए भी इजी होगा। और नेक्स्ट आप इसमें देख रहे हैं स्पेशल एजुकेशन जोन, ये पॉइंट नया है। स्पेशल एजुकेशन जोन का मतलब कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे हम देखें कि फाइनेंशियली दे आर नॉट एडवांस, नॉट, और वी कैन से इवन एट फाइनेंशियली दे आर नॉट एडवांस, और बिकॉज ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड ऑल दोज एरियाज आर नॉट एडवांस, तो उनके लिए स्पेशल एजुकेशन जोन यानी एक SEZ बनेंगे एजुकेशन के लिए। अभी तक आप SEZ का मीनिंग क्या समझते थे, हम पढ़ते थे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, इकोनॉमिक पर्पज के लिए। अब ये नए SEZ है, ये एजुकेशन वाला SEZ है, स्पेशल एजुकेशन जोन। इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो उस SEZ की तरह बिल्डिंग वगैरह बन रही है, नहीं। तो इसके ऊपर क्लैरिटी अभी गवर्नमेंट ने देनी है। अभी के लिए पॉइंट है कि स्पेशल एजुकेशन जोन रहेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लैंग्वेजेस लाइक पाली, प्राकृत, पर्शियन। ठीक है, और नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनेगा। मिनिस्ट्री ऑफ HRD, इसका नेम चेंज किया था 86 वाली पॉलिसी में, और तब इससे पहले इसका नेम था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब दोबारा से इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है। HRD नेम 1986 वाली पॉलिसी में किया था, अब फिर से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका नेम कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमें इसमें एक पॉइंट और देखना है। ये तो हम देख रहे हैं इसके रिगार्डिंग कि क्या पॉइंट यहाँ पे मेंशन है। अब इसके अलावा आप देखिए जो मेजर रिफॉर्म, ये है आपका इंडियन नॉलेज सिस्टम लैंग्वेज कल्चर एंड वैल्यूज। अब इसका क्या मीनिंग है, किस चीज के रिगार्डिंग, ये आप देख रहे हैं एक स्पिरिट है गवर्नमेंट की जिसके ऊपर ये बार बार बात करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो इसी एम को इन्होंने माइंड में रखते हुए ये सब को सोचा है। यानी यहाँ पे इन्होंने क्या सोचा है कि लैंग्वेज फैकल्टी अलग लैंग्वेज के लिए फोकस होगा, लिटरेचर और साइंटिफिक वोकेबलरी के ऊपर रिसर्च होगी लैंग्वेजेस पे अलग से प्रॉपर। इसके लिए हम देख रहे हैं कॉलेज इंस्टीट्यूट हैं और इन फ्यूचर और भी आएंगे। स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोशन ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, और इसके अलावा आप देख रहे हैं प्रमोशन ट्रेडिशनल आर्ट लोक विद्या। अब इन सबको पढ़ के जैसे न्यूज में रिव्यूज आ रहे थे, आशा भोसले जी बहुत खुश हो गई थी। ठीक है, उन्होंने कहा यस म्यूजिक को भी इम्पोर्टेंस मिलेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हम देख रहे हैं। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स टू हैव आर्टिस्ट इन रेजिडेंस, ये पॉइंट भी रहेगा। यानी इन्होंने नॉलेज के साथ सिस्टम, लैंग्वेज, कल्चर, वैल्यू
इसको भी साथ रखने की कोशिश की है। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट है, वो पॉइंट ज्यादा रेलिवेंट है तो क्विकली हम उनके ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखते हुए चले तो यहाँ पे अगेन आपसे यहाँ डिस्कस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के यूज की। टेक्नोलॉजी का यूज किस वे से, एजुकेशन प्लानिंग के लिए, टीचर लर्निंग असेसमेंट। अब टेक्नोलॉजी का यूज कैसे, जैसे अभी के लिए आप देख रहे हो किस वे से कि ऑनलाइन को प्रमोट करना, या फिर अगर मैं बात करूं कि हम देख रहे हैं कि टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए दीक्षा प्लेटफॉर्म है, दीक्षा, ठीक है, निष्ठा प्लेटफॉर्म है टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए। एक अलग से स्टैंडर्ड भी उनके लिए सेट करेंगे कि उन्हें ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड होने चाहिए। तो टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए दीक्षा, निष्ठा, ऐसे इनिशिएटिव हम देख रहे हैं। इसके अलावा इंक्रीज एक्सेस फॉर डिसएडवांटेजेस ग्रुप, दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर। हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, स्वयं प्रभा जो गवर्नमेंट की केबल है, उसमें 32 DTH चैनल्स हैं, उसमें एक चैनल सिर्फ साइन लैंग्वेज के लिए है, यानी मेजोरिटी टाइम उसमें साइन लैंग्वेज से रिलेटेड प्रोग्राम, so दैट इन लोगों के लिए भी सीखना इजी हो सके। तो यहाँ हम ये भी देख रहे हैं ई कंटेंट इन रीजनल लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस में भी ई कंटेंट मिलेगा। वर्चुअल लैब सेट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देख रहे हैं नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, डिजिटली इक्विपिंग स्कूल टीचर स्टूडेंट। अभी भी आप करंट में पढ़ रहे थे, एक स्टार्स प्रोग्राम भी आया है एजुकेशन के लिए। ये प्रोग्राम है वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। 6 स्टेट्स को इसमें इंक्लूड किया है, ये भी एजुकेशन से रिलेटेड है, इसे भी आप याद रखोगे। स्टार्स प्रोग्राम, स्टार्स प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक है, 6 स्टेट्स को इसमें इंक्लूड किया है। और नेक्स्ट हमने इसमें देखना है, ये तो टेक्नोलॉजी के यूज की बात होगी, दिव्यांग, और हम देख रहे हैं ई कंटेंट रीजनल लैंग्वेजेस। और इसके अलावा क्या मेजर पॉइंट है, हम इसको भी देखते हुए चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हमने देखना है मेजर रिफॉर्म स्कूल एजुकेशन। यहाँ पे सबसे बड़े चेंजेस किस वे से, जैसे वहां बड़ा चेंजेस क्या था, हायर एजुकेशन में मल्टीपल एंट्री एग्जिट, वो बड़े चेंजेस थे। सिंगल रेगुलेटरी बॉडी, वो बड़ा चेंज था। इसका पहला चेंज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरसी, इसका मीनिंग क्या है, इसको जब हम देखते हुए चलें तो इसका सिंपल जो 5+3+3+4 आप ये फॉर्मूला देख रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है इसको समझते हैं। ये 5+3+3+4, यहाँ पे ये क्या कह रहा है और किस वे से इसे एक्सप्लेन कर रहा है। तो सी आप देखेंगे, सर्व शिक्षा अभियान सबसे पहले एक मेजर स्टेप था, जो हम देखते थे कि गवर्नमेंट ने इस स्टेप को लिया, किस वजह से स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेंज होगा और ग्रोथ इनरोलमेंट रेशियो बढ़ेगा। तो सर्व शिक्षा अभियान जो 2000 के टाइम आया, ये एक मेजर स्टेप था। इसके बाद आया राइट टू एजुकेशन, ठीक है। अब राइट टू एजुकेशन सोफार हमें ओके लग रहा था, लेकिन राइट टू एजुकेशन के साथ दिक्कत क्या थी, ये बात करते हैं 6 to 14 ईयर्स के बीच में एजुकेशन की, ठीक है। अगर अबव 14 की हम बात करें या बिलो 6 की बात करें, यानी प्राइमरी एजुकेशन में कहीं ना कहीं इसका रोल नहीं है, या फिर हम बात करें अबव 14 यानी 11-12 के लिए, वहां भी इसका रोल नहीं है। तो ये कंसर्न थे राइट टू एजुकेशन से जुड़े हुए। अब इनको सोचते हुए इन्होंने क्या चेंजेस किए हैं, अब पूरा ये पिक्चर इन्होंने चेंज कर दिया है कि किस वे से ये इसे रन करेंगे। यहाँ पे इन्होंने कुछ चेंजेस रिकमेंड किए हैं। जो 5+3+3+4 है, ये 5+3+3+4 का क्या कंसेप्ट है, इसको जब आप देखेंगे, यहाँ पे इन्होंने क्या है, जो अब तक 10+2 का एजुकेशन का सिस्टम चल रहा है, उसको ये चेंज करके ये इस एजुकेशन सिस्टम में लेके आएंगे, ये देख रहे हैं हम, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग है, इधर हम देखते चलते हैं। यहाँ हमने देखा अब तक क्या था, 10th क्लास तक, ठीक है, एंड देन 10+2। अब ये नया क्यूरिकुलम में क्या रहेगा, सबसे पहले 5 का मीनिंग इसमें क्या है, 5 का यहाँ मीनिंग है कि आप देख रहे हैं क्लास सेकंड, क्लास फर्स्ट, और 3 क्लासेस आप सिंपली ऐसे भी समझ सकते हो कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, ठीक है। तो इनके लिए अलग से कोर्सेज। अब ये अलग से कोर्सेज का मतलब क्या है, यहाँ पे स्कूल की टेक्स्ट बुक ज्यादा नहीं होंगी, ठीक है। फाउंडेशन बनाने की, बच्चे की फाउंडेशन बनाने के ऊपर ये काम करेंगे इस टाइम में, तो इसे फाउंडेशनल कर दिया है।
यानी यहाँ स्किल्स और उन्हें गेम्स पीरियड और सिंपल आप देखें इस वे से इन्वॉल्व कि प्ले स्कूल टाइप आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे गांव में आंगनवाड़ी और शहरों में प्ले स्कूल टाइप, तो उस तरह की स्टडी इनकी होगी। ठीक है, क्लास 1 एंड 2 भी, और ये फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ देयर एजुकेशन यानी नर्सरी, केजी, यूकेजी, तो इसको 5 बोल रहा है। तो पहला फॉर्मूला आ गया 5 की फाउंडेशन तैयार करनी है। अब जब एक बार फाउंडेशन ये लोग तैयार कर रहे हैं तो फाउंडेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आएंगी क्लास 3 to 5। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्लास 3 to 5, तो इसको बोल दिया प्रिपरेटरी कि अब इनकी प्रिपरेशन शुरू होगी। ठीक है, यहाँ पे इन्हें और थोड़ा सा इनके ऊपर, यानी पहले से तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, वर्कलोड तो इनका बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे इनको प्रिपेयर करने लगेंगे फॉर फ्यूचर लेवल्स। तो यानी मिडल और सेकेंडरी लेवल के लिए इन्हें प्रिपेयर करने लगेंगे। तो यहाँ पे प्रिपरेशन लेवल का आएगा, यानी यहाँ 3 क्लासेस की बात करी है। अब 3 क्लासेस कौन सी हो जाएगी, यहाँ आ जाएगी क्लास 3rd, 4th एंड 5th। तो ये 3 का मीनिंग है 5 + 3। नेक्स्ट मिडल में फिर से 3 क्लासेस, और यहाँ 3 क्लासेस आएंगी 6th, 7th एंड 8th, और एट लास्ट 4 का मीनिंग यहाँ आएगा क्लास 9 to 12। तो ये इसका मीनिंग है इस पूरे फॉर्मूले का, 5 + 3 + 3 + 4। और इनके अकॉर्डिंग अब इसका मीनिंग क्या है, आप कहोगे कुछ ऐसा सिस्टम, तो अब भी हमें लगता है इसमें नया क्या है। तो नया इसमें क्या है, इसको समझते हैं हम। सबसे पहले जो ये फर्स्ट 5 है, यहाँ पे आपको बताया है कि यहाँ रिटर्न का, लर्निंग का, पोइम रटवाने का काम, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बस कर मेरे यार, और नहीं होगा ये। ठीक है, उसी के ऊपर मार्क्स देते रहते हो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पे, तो ये नहीं चलेगा यहाँ पे। पता नहीं क्यों मेरा फेवरेट है, मतलब नेगेटिव सेंस में। आगे देखते हैं, अब क्लास 5 की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं चल रहा है। ठीक है, उसे कह रहे हैं बस कर मेरे यार, बहुत हो गया ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ठीक है, ये तो अभी पढ़ाते पढ़ाते बन गया, कुछ और सोचते हैं। अब ये फर्स्ट 5 ईयर में फाउंडेशन तैयार की। ठीक है, यहाँ बच्चे की फाउंडेशन तैयार की, यानी यहाँ पे प्ले स्कूल टाइप का भी ये वर्क करेंगे। ठीक है, कि कंटेंट कम होगा याद करने का, और यहाँ पे प्ले स्कूल टाइप से ये चलेगा। और जो नेक्स्ट 3 इयर्स हैं, इसमें क्या चेंज होना है, यहाँ पे ये कोशिश करेंगे कि फर्स्ट टाइम इन्हें सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करें, लाइक मैथ्स एंड ऑल अदर सब्जेक्ट, साइंस। ठीक है, फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ तो बिल्कुल ईजी इनके लिए रहेगा। ठीक है, कि इन्हें बेसिक, सभी स्कूल जाके स्कूल में रहना बस ये सीख रहे हैं। और इसके बाद जो 6th, 7th, 8th है, यहाँ पे जाके इनका सब्जेक्ट्स का आप देखेंगे डिटेल और इंटरेस्ट। ठीक है, डिटेल और इंटरेस्ट इनका आने लगेगा सब्जेक्ट में, और इन्हें पता चलने लगेगा कौन से सब्जेक्ट इनके लिए ठीक है। और जैसे आपने कॉलेज में देखा था कि कोई फिजिक्स के साथ, ये कोई केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री ले सकता है, यहाँ भी ले सकता है। तो यहाँ स्ट्रीम्स को हटा दिया है, अब केमिस्ट्री के साथ आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो। आपका इंटरेस्ट है विद केमिस्ट्री, यू वाना रीड हिस्ट्री, यू कैन। अब ये सब स्ट्रीम नहीं होगी जिसके नाम पे पागल बना के और अपने अकॉर्डिंग बनाते थे, एक बच्चे को फिक्स कर देते थे, या तो आपने साइंस स्ट्रीम लेनी है, यानी जो स्ट्रीम का कंसेप्ट था वो अब नहीं रहेगा क्लास 11 12 के लिए। अभी तक क्या ऑप्शन होता था, या तो साइंस स्ट्रीम ले लो, ठीक है, या आर्ट्स, और या कॉमर्स। ठीक है, और इसमें भी हम देखते थे साइंस स्ट्रीम में ये मेडिकल और नॉन मेडिकल। अब जो मेडिकल वाला है तो उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा इसको एक ऑप्शन बस दिया हुआ था, मेडिकल विद मैथ्स भी ये कर सकते हैं, और कोई बहुत बड़ा एग्जाम्पल नहीं था। आर्ट्स के लिए अलग सब्जेक्ट हैं, अब आर्ट्स वाला साइंस के कोई सब्जेक्ट या कॉमर्स का कुछ पढ़ना चाहे तो अकाउंटिंग वगैरह नहीं पढ़ सकता है डायरेक्टली, मतलब इसके लिए इतना इजी नहीं है, इसको जो इसके स्लॉट जो सब्जेक्ट दिए हैं वही उसे पढ़ने हैं। लेकिन अब ये सब नहीं रहेगा, ये कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है, एक सब्जेक्ट ये इस स्लॉट से, एक सब्जेक्ट यहाँ, और जो इसे इजी लगे इसके अकॉर्डिंग। और फिर इसकी जो क्लास 12 में परफॉर्मेंस आई उसके बिहाफ पे ये फाइनली डिसाइड कर सकता है कि इसका अल्टीमेट इंटरेस्ट क्या है और इसको कौन सा कोर्स करना है। तो ये इसका मीनिंग है। तो इसको समझने के लिए अब एक पिक इसके ऊपर देख लेते हैं, तो समझ आ गया होगा। ये सारे बोल रहे हैं हम साथ साथ हैं। अब ये कौन है हम साथ साथ, ये यही स्ट्रीम वाले अब साथ हो गए। अब कोई ये नहीं कह सकता है तुम्हें कम पढ़ना है, तुम्हें ज्यादा पढ़ना है, सारों को सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो उनकी पसंद के हैं। ठीक है, हर हर पर्सन, हर फील्ड इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो ये हम साथ साथ हैं होंगे, ये समझ लिए। इनकी तो साइंस खराब होगी,
ठीक है। आर्ट्स वगैरह भी नहीं दिलाते हैं, हिरन वगैरह का इश्यू हो जाएगा। कॉमर्स वगैरह दिला देते हैं, ठीक है, क्योंकि मनी स्टेटस सही है। तो इनके पास मान लो कॉमर्स होगी और ये पर्सन ये थोड़े ठीक ठाक से लग रहे हैं, साइंस मटेरियल लग रहे हैं, ठीक है, साइंस में चुपचाप चले जाएंगे, पेरेंट्स ने कहा तो ये उस टाइप के थे, तो ये इस तरह देख रहे हैं। और ये तो आपको कॉमर्स वाले, ये इनको हम भेज देते हैं, किस में भेजे, आर्ट्स में भेज देते हैं। कॉमर्स और साइंस तो इनसे होगी नहीं, आर्ट्स से ठीक है इनके लिए। तो हमने ये समझ लिए, ये तो हो गए कॉमर्स, ठीक है, सलमान भाई कॉमर्स वाले आज से, ठीक है, अच्छा खासा पैसा इनके पास। और ये हम देख रहे हैं, ये हो गए साइंस वाले, ठीक है, ये तो शरीफ से लग रहे हैं। फ्रेंड्स ने सबने कहा था साइंस, तो पहले साइंस ले लेते थे, और ये पाजी इनको तो लग रहा है कि क्या कुछ क्लियर होगा, आर्ट्स ही ले लेता हूँ। तो ऐसा इनका सोचना होता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। सारे सब्जेक्ट उतने ही इम्पोर्टेंट और उतने ही आप देख रहे हैं कि रेलिवेंट भी होंगे। तो ये बड़ा चेंज होने वाला है, हम साथ साथ हैं में, ठीक है। तो ये सब साथ साथ हो जाएंगे, कोई भी सब्जेक्ट कोई किसी से डिफरेंशिएट नहीं। और आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग बाद में, आप अगर ये चाहें कि एट लास्ट कि आप ये चाहते हैं कि आपके इन सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे आए, तो आप उसी सब्जेक्ट में डिग्री कर सकते हो। तो ये कंसेप्ट भी यहाँ पे है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये किसके लिए रहेगा, ये रहेगा किस चीज के लिए, जैसे आपने, यस थैंक यू कुछ, अब ये किस चीज के लिए है, ये इस पर्पज के लिए है कि जैसे आपको कॉलेज में मल्टीपल एंट्री एग्जिट चॉइस मिलती थी ना, सेम ऐसी चॉइस स्टूडेंट को भी दे दी। अब मतलब स्टूडेंट को पेरेंट्स नहीं बताएंगे कि तुम ये सब्जेक्ट ले लो, ठीक है, उस अंकल के लड़के ने ये ले लिया तो तुम भी ये ले लो, ठीक है, उसने स्ट्रीम ली तुम भी ये ले लो, इससे नौकरी मिल जाती है ये ले लो। मुझसे भी बहुत पेरेंट्स और कुछ लोग कंसल्ट करते हैं कौन सी स्ट्रीम में कराएं, आजकल की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं तो सिंपली कहता हूँ जिसमें उसका इंटरेस्ट है ना वही कोर्स कराओ। एक बच्चा फैशन टेक्नोलॉजी में जाके भी बहुत आगे जा सकता है, रेदर देन उसको जबरदस्ती आप साइंस मेडिकल या फिर आप उसे कॉमर्स में भेजना चाह रहे हो, तो वो कोई जरूरी नहीं है। जिसमें उसका इंटरेस्ट है आज वो उस चीज में कामयाब है, वो पुराना टाइम नहीं है इसमें जाओ नौकरी लग जाएगी। नौकरी आपके टैलेंट से लगेगी, ठीक है, कोई भीड़ चाल को फॉलो करके कहीं नौकरी नहीं लगेगी, कोई भी फ्री में नहीं दे रहा है नौकरी। तो ये सिंपल सा रूल आज वर्क करता है। तो वो जो पूरा भेड़ चाल सिस्टम चलता था वो सब बदलने वाला है। तो ये मेजर चेंज मुझे लग रहा है यहाँ पे। और इसके अलावा सबसे मजे की बात तो बोर्ड के लिए होने वाली है, ठीक है। जो बोर्ड में स्टूडेंट की हम बात करेंगे, बोर्ड एग्जाम कैसे होंगे, इसके लिए हम देख रहे हैं जो सेक्रेटरी हैं हायर एजु ये सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने बताया, वो सीबीएसई के हेड भी रह चुके हैं, अनीता कारवाल जी, उन्होंने इसके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है। उन्होंने क्या बताया इधर देख ही लेते हैं, ठीक है, साइड बाय साइड आपको याद भी हो जाना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं अनीता कारवाल जी, ठीक है, हम इनकी बात कर रहे हैं। तो इन्होंने बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी। इन्होंने बोर्ड के लिए क्या बताया, तो इन्होंने कहा कि बोर्ड के लिए अब ऐसा नहीं है कि जैसे पहले बोर्ड फेस होता था। आप सब लोगों को हम बहुत अफसोस हो रहा होगा अभी ये जान के, हम लोगों के टाइम में ये होना था, हमने तो इतनी मुश्किल से किए। मतलब इनको क्या ऑप्शन दे दिया, एक तो ऑप्शन ये दे दिया कि बोर्ड ट्वाइस, ठीक है, मतलब सेमेस्टर वाइज हो सकता है, ये एक सेमेस्टर 1 में और फिर सेमेस्टर 2, और दो तरह से होगा यहाँ पे भी, एक सेमेस्टर में हो सकता है सिर्फ ऑब्जेक्टिव और एक में भी सिर्फ सब्जेक्टिव, या भी कुछ कुछ कॉम्बिनेशन बना के कि 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 20-40 सब्जेक्टिव, ऐसा कुछ बना के बोर्ड का पेपर होगा। और इसके अलावा इनको ये भी बताया गया, ठीक है, कि जो नए स्टूडेंट होंगे, जैसे बोर्ड इन फ्यूचर के लिए बोर्ड ऐसे हो सकते हैं। और इसके अलावा एक पॉइंट ये भी है कि जो रिपोर्ट कार्ड बनता था वो अब बनेगा 360 डिग्री असेसमेंट, 360 डिग्री असेसमेंट कार्ड बनेगा। मतलब मार्क्स कैसे होंगे, आजकल कैसे मार्क्स होते थे, आजकल ऐसे मार्क्स होते थे या तो इंग्लिश 89, मैथ 91, साइंस 92, ठीक है, सोशल स्टडीज 93, ये सब, या फिर ग्रेड ए बी नेगेटिव और इस तरह करके, और लास्ट में लिख देते थे यस वेरी गुड ऑनेस्ट स्टूडेंट, और नीचे लिख के एक साइन कर दिया टीचर ने, हो गया रिपोर्ट कार्ड, ठीक है। अब ऐसे रिपोर्ट कार्ड नहीं, मार्क्स कैसे मिलेंगे, 3 तरह से मार्क्स मिलेंगे, सुन के बहुत अच्छा लगेगा, मतलब आत्मा को शांति से मिल जाएगी। एक कैसे मिलेंगे, एक तो कॉमन है जैसे मिलते हैं टीचर इवेल्युएशन, जो टीचर ब्लैकमेल करते थे, क्लास नहीं लगाई, ये नहीं किया, प्रैक्टिकल में नंबर नहीं दूंगी, ये सब वाले, ठीक है। और दूसरे कौन से, दूसरे आ जाएंगे इसमें सेकंड टाइप के मार्क्स वाले, यहाँ पे आएंगे जैसे एक स्टूडेंट खुद को इवेल्युएट करेगा, ठीक है, यानी ये स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स भी उनके मार्क्स देंगे उन्हें कि ये
इसको कितने मार्क्स मिलने चाहिए ओवरऑल इसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, तो बड़ी फ्रेंडशिप सर्कल बना के घूमना पड़ेगा। और तीसरा क्या होगा, तीसरा आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो खुद को मार्क्स देगा कि आप अपने आप को इवेल्युएट करोगे। तो बस सोच लो, अगर 2 सेक्शन में मार्क्स तो बहुत इजीली मिल रहे हैं, यानी सबके मार्क्स वैसे ही अच्छे होने वाले हैं, यहाँ पे बढ़िया मिल जाएंगे, यहाँ भी रो पिट के मिल ही जाएंगे। ठीक है, ये मतलब कह के मार्क्स दे दो, चॉकलेट दे दूंगा मैं तुम्हें, मार्क्स दे दो, अगली बार मैं तुम्हें भी मार्क्स दे दूंगा, और ऐसे कर के यहाँ भी पूरे हो जाएंगे। फिर टीचर की ब्लैकमेल की धमकी भी नहीं चलेगी कि अगर तुमने क्लास और ये सब किया, मतलब ठीक है, तो तुम्हारे प्रैक्टिकल में मार्क्स छोड़े, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग यहाँ से पूरे कर लेंगे। तो ये सब कुछ नया स्ट्रक्चर रहने वाला है, तो नया रिपोर्ट कार्ड कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो मतलब एजुकेशन को इन्होंने बहुत अच्छे वे से रिफॉर्म करने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल ये लेडी हैं, खुद सीबीएसई के हेड रह चुकी हैं ये अनीता कारवाल, तो काफी अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया इन चीजों को। जो पॉइंट मैंने आपके साथ रखे हैं इसमें, कुछ एक पॉइंट और भी बताए, उन्हें हम पहले ये पीडीएफ से देख लेते हैं, फिर उनके रेलिवेंट जो होगा यहाँ देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम देख रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या कह रहे हैं। हाँ, स्कूल कॉलेज जैसा हो गया, मजेदार हो गया, वापस जाने का मन तो नहीं कर रहा है। अब मुझे पता नहीं आप लोगों का मन कर रहा है नहीं, या फिर जो आपके सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट जैसे होती है कि साइंस के साथ ये पढ़ना पड़ेगा, ये सब सुन के आपको अच्छा लग रहा होगा, आप अपनी पसंद के सब्जेक्ट पढ़ सकते होगे। ठीक है, लेकिन मुझे मेरा स्कूल याद है, एक चीज में मेरा स्कूल मुझे अच्छा लगता था। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी में अच्छा लगता था, लेकिन एक पॉइंट उसमें क्या था, सैटरडे को होता था बैग फ्री डे। मतलब सैटरडे को स्कूल लेके नहीं, स्कूल में बैग लेके नहीं जाना है। ठीक है, एक उसके साथ व्हाइट पैंट या व्हाइट ये आप देख रहे हैं निक्कर चलेगी, बेस्ड ऑन सर्दियां हैं गर्मियां हैं, और उसके ऊपर आपके हाउस की टी शर्ट होगी, और सैटरडे को बस बिना बैग के जाना है। फिर आप कहोगे फिर स्कूल में करने क्या जाना है, हाफ डे होता था। पहले तो कुछ देर खिलाएंगे, ठीक है, मर्जी से ग्राउंड में खेलो कूदो घूमो फिरो चिट चैट करो, और उसके बाद क्या, नेक्स्ट में ये रहेगा आपके हाउस की टीम में जाके बैठ जाओ, वहां पे कुछ डिस्कशन, थोड़ी देर उधर ही, ये सब टाइम पास। उसके बाद आप अपनी पसंद का कोई सब्जेक्ट ले सकते हो, आप फ्रेंच सीखना चाहते हो आप फ्रेंच सीख सकते हो, आप कुकिंग सीखना चाहते थे आप कुकिंग सीख सकते हो, और आप इंग्लिश में वोकैब में काम करना चाहते हो आप उसको सीख सकते हो। तो ये सब कुछ हमने सीखा है, हमने इस लाइफ को स्कूल में जी है। मैं खुद को इसके लगे मानता हूँ। कुकिंग में खुद अगर गलत बनाओगे तो खुद ही खाओगे, और कोई उसको खाने वाला नहीं है वहां पे। तो ये आप अपनी स्किल के अकॉर्डिंग, आप डांस सीखना चाहते हो उस टाइम में सीख सकते हो, म्यूजिक वो भी अवेलेबल है। तो ये सब कुछ होता था स्कूल में। आई होप सब स्कूलों में ऐसा कुछ होता होगा या इस वजह से। तो ये चीजें अगर हो रही हैं, एक दिन तो ऐसा होना चाहिए। अब नई पॉलिसी में फिक्स होगा कितने गेम पीरियड होंगे, मतलब गेम पीरियड के नाम पे स्कूल वाले ब्लैकमेल नहीं करेंगे कि 2 ही गेम पीरियड आएंगे, पूरे हफ्ते देखते रह जाओ किस दिन है गेम, अरे वेडनेसडे को है, फ्राइडे को है। ठीक है, अब वैसा कुछ नहीं रहेगा। तो ये भी आप देख रहे हो। इसके अलावा देखते हैं कौन से स्कूल में पढ़ते थे। अरे मेरे स्कूल के स्टूडेंट अभी यहाँ पे क्लास भी लगा रहे हैं। ठीक है, हिसार होली एंजल स्कूल। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। सी इसका मीनिंग क्या है, ये तो आपको बता दिया, ये सब पॉइंट समझ में आ गए ना। इसका मतलब हो गया हम साथ साथ हैं, और ये 5+3+3+4 बता दिया था। और एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन मतलब गिफ्टेड चिल्ड्रन जैसे कुछ स्टूडेंट हैं वो मे बी फिजिकली डिजेबल्ड हो, हैंडीकैप्ड हो, या फिर हम देख रहे हैं अदरवाइज, लेकिन उनके अंदर अपनी एक स्किल होगी, वो किसी चीज में वो अच्छे होंगे, तो उनकी स्किल को इनहेंस किया जाएगा। एक जेंडर इंक्लूजन बोर्ड, जेंडर इंक्लूजन बोर्ड होगा वुमेन के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए। यानी इस एजुकेशन पॉलिसी में ट्रांसजेंडर को भी उन्होंने इंक्लूड किया है, उनके लिए भी है। तो वुमेन और ट्रांसजेंडर, ठीक है, इनके लिए अलग से इनको इनिशिएट करके स्कूल तक ले जाया जाएगा। जो KGBV है, यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जो अभी तक क्लास 8 या 5 तक रहते हैं, ठीक है, कुछ जगह 8 5, अब ये इनको बढ़ा के क्लास 12 तक करेंगे। और क्यूरिकुलम में रिडक्शन होगा, पढ़ाई में सिलेबस कम होगा, सारी क्लासेज में सिलेबस कम होगा, और जो बाकी एक्टिविटीज है उनको प्रमोट करेंगे, गेम्स को प्रमोट करेंगे, स्किल को प्रमोट करेंगे। क्लास 6 से आपको वोकेशनल अगर आप चाहोगे वो भी आपको मिलेगी, और आपकी एक स्किल को एक्नॉलेज करेंगे। जब आप स्कूल से निकलोगे तो आपको एक ऐसी स्किल आपकी बन जाएगी कि 12 साल में आपने ज्यादा बार कौन सा सब्जेक्ट ऐसा लिया था जो आपका अदर देन इन कोर सब्जेक्ट के था, यानी आपकी एक स्किल को आप खुद एक्नॉलेज कर पाओगे। तो काफी इंटरेस्टिंग ये रहने वाला है।
अब इसके बाद देखते हैं अब कितने लोगों को लग रहा है कि वापस स्कूल जाने का मन है, सोच लो अभी भी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसके लिए है, इसमें क्या रहेगा, ठीक है, इसमें स्कूल टीचर एडल्ट जो हम बात कर रहे हैं इनके लिए यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड किए हैं प्रोग्राम लाइक जो मैंने आपको बताए थे, जैसे निष्ठा, दीक्षा, वो सब रहेगा। और इसके अलावा एडल्ट एजुकेशन का भी कंसेप्ट है, ठीक है, कि स्टूडेंट उसके बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट, बोर्ड एग्जामिनेशन बताया था कि नॉलेज बेस्ड होंगे, जो रट के आएगा उसको क्लास से निकाल देना चाहिए, सिंपल सा एक पॉइंट होना चाहिए। जैसे वो 3 इडियट में मशीन बता रहा होता है, निकाल लो ऐसे स्टूडेंट। चतुर वतुर को, जितने भी ज्यादा चतुर बनते हैं ना, पहले ही निकाल दो, ठीक है, घर पे ही रटा करो, यहाँ पे मत रटना। तो सिंपल सा पॉइंट, बेस्ड ऑन नॉलेज एप्लीकेशन, यानी ये बोर्ड एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो डायरेक्ट बुक से नहीं आएंगे, रट लेना क्वेश्चन, गाइड रट लेना, एक भी क्वेश्चन नहीं डालना चाहिए उसमें से। कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जस्ट समझने के होंगे, टॉपिक के रेलिवेंट, ये आपको सोचने पे मजबूर करेंगे। ऐसे क्वेश्चन सब नहीं आएंगे, कोई रटेगा और फिर कहेगा वाह मेरे 99 मार्क्स आ गए, आगे कोई भी नहीं पूछेगा कितने मार्क्स थे तुम्हारे। नेक्स्ट, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल एटलीस्ट ग्रेड 5, ठीक है, हम ये देख रहे हैं ग्रेड 5 तक उसी मीडियम में एजुकेशन मिलने की कोशिश करनी चाहिए जो होम लैंग्वेज है, मदर टंग है, रीजनल है। ये बहुत बड़ा स्टेप है, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मेरे कजन है वो यूके में रहते हैं और उनकी हिंदी मुझसे, आपसे, शायद हम सबसे मेजोरिटी से मतलब बहुत अच्छी है। तो मैं ये जानना चाहता कैसे इतनी अच्छी है। वो बोले मेरा इंटरेस्ट था, मैंने इस पे इतना काम किया। वो हिंदी के इतने शुद्ध वर्ड बोलते हैं कि हम लोग भी शायद ऐसे नहीं बोलते हैं। तो वो कहते थे हमेशा ऐसा होना चाहिए, पता है क्या, 5th क्लास तक ना हिंदी मीडियम हो और उसके बाद इंग्लिश मीडियम हो, सो दैट सारी लैंग्वेज हमें आ जाए, हिंदी भी हमारी बहुत अच्छी हो, हमें हिंदी के वर्ड पता हो। अब मैं अगर मेरी बात करूं, या मेरे कुछ स्टूडेंट ऐसे रहे हैं, अब मैं नेम नहीं बताऊंगा, लो एस्पिरेंट में थे कुछ स्टूडेंट, ठीक है, आज वो अच्छी एनएल यूज में है। तो एक स्टूडेंट थे, कोई बात में डिस्कशन हुआ, कोई हिंदी का वर्ड आ गया 67, ठीक है, तो काउंटिंग में पता ही नहीं कितना होता है उस स्टूडेंट को, 67, 66, 87, 78, ये क्या होते हैं, इनको एग्जैक्ट क्या बोलेंगे, ठीक है, तो वो कंफ्यूज हो गए। मुझे लगा इतनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इतना कुछ ये नहीं पता, ये कैसे हो सकता है, लेकिन यही तो रियलिटी है, क्योंकि हमेशा से इंग्लिश में रह के, इंग्लिश मीडियम स्कूल में अगर हिंदी में बोला फाइन लगा देते थे, ठीक है, बसों में भी ड्यूटी लगाई होती थी, खुद मेरी लग चुकी है, मुझे भी पता है। और क्लास में मॉनिटर बना के हिंदी में बोलने वाले बच्चों के नाम ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे वहां लिख दो, ठीक है, सो दैट टीचर आएंगे उनको खड़ा कर देंगे, बहुत बातें करते हो तुम, हिंदी में बोलते रहते हो। तो यानी ये सब करके हम भूल गए। तो यानी अगर हिंदी में कोई चीज बताई जाए तो ज्यादा इजी लगती है रेदर देन उस चीज को इंग्लिश में करने के। तो इसलिए ये कहा 5th क्लास तक बच्चे को कोशिश करोगे हिंदी हो, उसके बाद कोई चाहे तो 8th क्लास तक भी कोई स्कूल कर सकता है, और उससे आगे जैसे उसे ठीक लगे। अब ये 5th क्लास तक किसके लिए करना चाहिए, इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए, जो बिल्कुल ही लोड में कोले बनाने पे लगे रहते हैं, ठीक है, उनके लिए होना चाहिए 5th क्लास तक हिंदी, उसके बाद इंग्लिश, सो दैट बच्चे को दोनों चीजों की नॉलेज हो और उसे समझ भी आया हुआ। ऐसा नहीं यूएन के बारे में पढ़ लिया क्लास 5th में और 10th में भी नहीं पता कि यूएन होता क्या है, संयुक्त राष्ट्र बोल दिया तो परेशान, ये क्या है, नाम भी नहीं सुना आज तक मैंने, यही दिक्कत है। नेक्स्ट, 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, ये वही है जो आपको बताया है कि कैसे बनेगा नया रिपोर्ट कार्ड। और इसके अलावा आप देख रहे हैं एक असेसमेंट सेंटर बनेगा परख, जो परखेगा बच्चों को, नेशनल असेसमेंट सेंटर परख, और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब देखो आपको बताया था सारे बच्चे कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं 12th तक, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मेजोरिटी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को कहेगी, मतलब ये ऑप्शनल होगा, जो मानेंगे बहुत अच्छी बात है, कोई छुटपुट नहीं मानेंगे तो अपना पेपर अलग लेते रहेंगे। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या कह रही है कि एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेगी सारी स्ट्रीम्स के लिए, ठीक है, कोई स्ट्रीम का कोई स्टूडेंट कोई बच्चा है तो वो उसके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होगा, सो दैट आज आप देखते हो कुछ साइंस वाले बच्चे कॉमर्स आर्ट्स वाले को चिढ़ा रहे होते हैं, तुम्हारा ये थोड़े है, वो आर्ट्स वाले कह रहे होते हैं नहीं हमें ज्यादा पढ़ना पड़ता है, हम ही लोग आगे जाके आईएएस ऑफिसर बनते हैं, पता है तुम्हें। और आगे कॉमर्स वाले कह रहे होते हैं अरे तुम कुछ भी बनते हो, काम तो हमारे नीचे करोगे, कंपनी तो हमने चलानी है, हम ही है फ्यूचर के सीए, क्या हो तुम लोग। तो सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस चल रही होती है। तो यहाँ पे इसी बीच में सबको इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, तो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो अभी कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने बनाई है एग्जाम लेने के लिए,
अब ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जैसे इस बार भी जेई और ये सब एग्जाम टेस्टिंग एजेंसी, ये एक एग्जाम लेगी जिसको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कहेंगे। और इसके अलावा हम देखेंगे नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर, टीचर के लिए भी एक स्टैंडर्ड सेट करे हैं, उन्हें इनको क्वालिफाई करना पड़ेगा। किस वे में उन्हें इन्हें क्वालिफाई करना पड़ेगा, लाइक कि दो तरह से आप देख सकते हो, इन टर्म्स ऑफ दैट स्टैंडर्ड्स आल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी आल्सो, यानी उनके रोल डिफाइन होंगे क्या कुछ टीचर्स के लिए है, तो ये भी आप देख रहे हैं इसके साथ। और एट लास्ट नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसमें बुक प्रमोशन फॉर डिजिटल लाइब्रेरी, जैसे गवर्नमेंट का एक है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, तो इस तरह से होना चाहिए, बच्चों को इनकरेज करना चाहिए बुक रीडिंग के लिए। तो एनसीईआरटी और एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये लोग मिलके कुछ ऑनलाइन बुक्स और इसके ऊपर भी काम करेंगे। सिलेबस वगैरह पहले कम होगा, आपको बता दी है, ठीक है, वो पॉइंट भी रहेगा। और डिजिटल लाइब्रेरी वगैरह पे ये लोग काम करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये कंसेप्ट भी है। इसके अलावा हम देख रहे हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इस पॉलिसी के आउटकम क्या होंगे, क्या आउटकम होंगे, क्या एक्सपेक्ट कर रही है गवर्नमेंट, कह रही है कि इससे अकाउंटेबिलिटी भी वो सेट कर रही है कि सेकेंडरी एजुकेशन 2030 तक, ये 2030 तक इन्होंने ये टारगेट रखा है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और 2025 तक ये फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिकल स्किल थ्रू नेशनल मिशन बाय 2025। इसका क्या मीनिंग है कि जो छोटे बच्चे हैं फाउंडेशन में, उनको सिर्फ दो ही चीजों पे टेस्ट करेंगे जिसके ऊपर इंटरनेशनल ये टेस्ट भी होते हैं, और तभी हमारी रैंक बाद में खराब आती है और कई बार हम लोग फिर उसको पढ़ते हैं और फिर डिस्करेज होते हैं। तो यहाँ पे क्या पॉइंट है, उनकी लर्निंग पूछेंगे कि फाउंडेशनल लर्निंग चीजें किस वे से वो समझ रहे हैं, यानी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग क्या है, वो पढ़ पा रहे हैं, रीडिंग स्किल कैसी है, बेसिक न्यूमेरिसी स्किल, ठीक है, 2+3 3+2 मैथ वगैरह ये सब। और इसके अलावा 100% ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो अचीव करना है 2030 तक प्री स्कूल में। तो इन्होंने ये टारगेट भी रखे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये पॉलिसी में लिख दिया और हो जाएगा, नहीं, इसके लिए लॉन्ग टर्म टारगेट भी रखे हैं। सरकारें बदल सकती है सब कुछ, लेकिन पॉलिसी तो वही है, अचीव तो उसी को करना चाहिए। नेक्स्ट, और 2 करोड़ बच्चों को वापस लेके आना है जो स्कूल छोड़ चुके थे, उनको भी फिर से जोड़ना है स्कूलिंग सिस्टम से। और टीचर को प्रिपेयर करना है असेसमेंट रिफॉर्म्स के लिए 2023 तक, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम बाय 2030। और हर चाइल्ड की एक स्किल है, उसकी स्किल के साथ ही वो क्लास 12 के बाद निकलेगा और उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी, हम ये समझ सकते हैं, आगे की लाइफ को प्लान भी कर पाएगा कि उसे किस कॉलेज में और किस कोर्स में उसे जाना है। तो इस पॉइंट के साथ अब एट लास्ट हम इसमें देखते हैं कि और क्या इसके रिगार्डिंग रेलिवेंट पॉइंट है और किस वे से हम इन्हें समझ सकते हैं। तो लास्ट में जब हम इसे कंक्लूड करें तो हमने ये देखना है कि टीचर्स के लिए भी स्टैंडर्ड रखे, ठीक है, टीचर के लिए भी स्टैंडर्ड रखे। अब टीचर के लिए क्या स्टैंडर्ड रखे हैं, एनपीएसटी, ये अभी बताए थे, ठीक है, कि टीचर के लिए स्टैंडर्ड रखे हैं एनपीएसटी। और हम देख रहे हैं डिजिटल लाइब्रेरी, स्टूडेंट के लिए क्या हमने देखा था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है ये एक ही एग्जाम लेगी, सीईटी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, तो सबके लिए कॉमन एग्जाम होगा। और जो प्री स्कूल, ये जो प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होंगे उनके लिए क्या चेक करेंगे, ये दो चीजें चेक करेंगे, एक तो ये इसको हम कह रहे हैं न्यूमेरिसी और लिटरेसी का पॉइंट, ये पॉइंट भी रहेगा। और नेशनल असेसमेंट सेंटर, ठीक है, बच्चों की असेसमेंट के लिए परख, और टीचर के लिए हम देख रहे हैं, ठीक है, एनपीएसटी, तो नेशनल असेसमेंट सेंटर। अब नेशनल असेसमेंट सेंटर जो है ये भी हम देख रहे हैं परख, ठीक है। इसके अलावा जो पॉइंट है, अब इन्होंने अकाउंटेबिलिटी भी रखी है, किसकी अकाउंटेबिलिटी भी ये रख रहे हैं कि क्या कुछ अचीव करेंगे, किस वे से करेंगे, इस चीज को भी ये बताना चाह रहे हैं। तो इसमें क्या पॉइंट है हम ये भी देख लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, किस वे से अचीव कर पाएंगे। सबसे पहले इन्होंने एक पॉइंट ये रखा है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसी के साथ हम कंक्लूड करेंगे लास्ट 5 मिनट, कि 5 पिलर्स होंगे इसमें। ये 5 पिलर्स क्या हैं ये आप देख लो, इसके साथ आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी कि पॉलिसी क्या कहना चाह रही है इसमें। पहला पिलर होगा एक्सेस, कि सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए। सेकंड पिलर होगा इक्विटी, ठीक है, कि सबके लिए हो एजुकेशन, ऐसा नहीं अमीरों के बच्चों में कंपटीशन, कौन महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ेगा, ठीक है,
और ये और फीस मन मर्जी के स्कूल नहीं बढ़ा पाएंगे और कॉलेजेस भी, ये इस पॉलिसी में है जो सबसे बड़ा पॉइंट पेरेंट्स के लिए। इसके अलावा क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी तो होनी चाहिए उस एजुकेशन की, नहीं तो मीनिंग क्या। नेक्स्ट आप देखते हैं अफोर्डेबिलिटी, तो अगेन फीस का पॉइंट यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और एट लास्ट हम देखते हैं अकाउंटेबिलिटी, की अकाउंटेबिलिटी सेट होगी कब तक कौन सा टारगेट अचीव करना है, सब बातें हवा में नहीं, ठीक है। कौन सा टारगेट कब अचीव करना है, इसके लिए प्रॉपर टारगेट ईयर्स रखे हैं, तो ये इस वे से करना चाह रहे हैं। अब हम इसको देख लेते हैं, ये यहाँ पे इन्होंने क्या ऐड किया है। सबसे पहले आपने ये देखा फर्स्ट पॉइंट में कि जब हम एक्सेस वगैरह को देखते हुए चले या बाकी पॉइंटिंग के बैकग्राउंड में देखते हुए चलें, तो इन्होंने पहले क्या कहा कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था, अब उसमें दोनों चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, यानी डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली ये एक तरह से काम करने लगेंगी। यानी जो अर्ली चाइल्डहुड है उस टाइम में भी उन्हें प्रॉपर एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, और उसके साथ साथ आफ्टर क्लास 10, ठीक है, वहां पे भी उन्हें सही एजुकेशन मिलेगी। एक तो पॉइंट हम ये देख रहे हैं। इसके अलावा हम इसमें ये पॉइंट भी समझते हैं कि इन्होंने स्कूल एजुकेशन में ये जो कंसेप्ट लेके आए 5+3+3+4, ठीक है, तो सबके लिए और पूरा एक सिस्टमेटिक वे में, प्लान वे में कहाँ फाउंडेशन तैयार करनी है, कहाँ सब्जेक्ट के रिगार्डिंग नॉलेज। और इसके अलावा एजेंडा भी सेट किया इन्होंने, यहाँ हम देख रहे हैं एजेंडा 2025, एजेंडा 2030, एजेंडा 2035, ठीक है। जैसे 25 में इन्होंने ये फर्स्ट एजेंडा किसके लिए रखा कि एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके लिए इन्होंने रखा है 2025 का टारगेट कि सबके लिए होनी चाहिए 100% यूनिवर्सलाइज करना है। और 2030 की हम बात करें, ये एजेंडा इन्होंने किसके लिए रखा, 100% ग्रोथ एनरोलमेंट रेशो। और ये यहाँ पे कह रहे हैं किस लेवल पे, अगेन ये स्कूल में, स्कूल एजुकेशन में प्राइमरी से ऊपर का जो लेवल है, यानी आज जैसे हम सेकेंडरी और ये सब नेम कहते हैं, तो स्कूल एजुकेशन के अदर लेवल के ऊपर। और 2035 की हम बात करें तो यहाँ पे ये बात करें 50% हायर एजुकेशन में भी होना चाहिए, ठीक है, हायर एजुकेशन। Yes, now they are getting flexibility of subject and language both. Flexibility of subject and language. ठीक है, ये भी हम देख रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज। अब इसका क्या मीनिंग है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज। आपने अभी सिंपली ये देखा है कि वो अपनी पसंद के सब्जेक्ट ले सकते हैं। लैंग्वेज में एक पॉइंट आपको और ऐड करना है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूले की बात हुई है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ठीक है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। अब जब हम 3 लैंग्वेज की बात करें, यानी एक लैंग्वेज तो हम देख रहे हैं, एक हम सिंपली देखते हैं कि कोई, जैसे हम कोई भी लैंग्वेज का एग्जांपल की हम बात करें, यहाँ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, इसका एक केस हम समझते हैं, जैसे किसी एक स्टेट में एक लैंग्वेज के लिए उन्होंने कह दिया पढ़नी पड़ेगी। जैसे हम पंजाब का एग्जांपल लें, अगर वहाँ पंजाबी नहीं ली जाती क्लास 10 तक, तो फिर आप आगे के लिए वहाँ पे जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते हो, सरकारी नौकरियों में। तो क्या जनरल स्कूल में सिनेरियो क्या रहता है, या तो हिंदी लैंग्वेज हो, ठीक है, या फिर सिनेरियो वहाँ पे रहता है हिंदी लो या संस्कृत ले लो। हिंदी और इंग्लिश तो मतलब होती हैं, या आप हिंदी ले लो या संस्कृत ले लो, या फिर अगर आप हिंदी ले रहे हो इंग्लिश भी ले रहे हो तो हिंदी के साथ ऑप्शनल संस्कृत भी ले सकते हो, बेस्ट 5 के मार्क्स जुड़ेंगे। ये कंसेप्ट उसमें होता था। तो 3 लैंग्वेज में होता था या तो हिंदी और इंग्लिश। ये लैंग्वेज इंग्लिश तो मतलब है ही, ठीक है। एक कोई स्कूल तो चॉइस दे रहा है हिंदी संस्कृत में से एक ले लो, और कोई क्या चॉइस दे रहा है हिंदी तो लेनी पड़ेगी, संस्कृत आपकी मर्जी, आप संस्कृत लोगे तो जिसमें ज्यादा मार्क्स होंगे बेस्ट 5 के मार्क्स लग जाएंगे। अब पंजाब में क्या होगा, इंग्लिश ले ली लेकिन हिंदी लेंगे तो फिर संस्कृत नहीं ले पाएंगे, ठीक है, तो वहां पे इंग्लिश हिंदी तो लेनी पड़ेगी, तो फिर तीसरी लैंग्वेज वहां क्या लें, तो तीसरी लैंग्वेज जैसे हम पंजाबी। तो अब ये चीज नहीं रहेगी। अब वो हो सकता है उसे लगे हिंदी तो मुझे आती है, हिंदी में कॉमन उसमें ले लूं, मैं इंग्लिश प्लस संस्कृत प्लस पंजाबी भी ले सकता हूँ, यानी तीनों लैंग्वेज का ऑप्शन उसको बन गया। तो इसलिए इंडिविजुअल की जो लैंग्वेज है, यानी उसकी रीजनल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है,
उसकी प्रमोशन की भी इसमें बात हुई है। तो ये कंसेप्ट आप देख रहे हैं। जब आप एक्सेस की बात करें, एक्सेस का इसमें पॉइंट देखें, तो सिंपली आपने समझना है एक्सेस में बात किस चीज की कर रहा है, जैसे डिजिटल के थ्रू भी एक्सेस, ठीक है। और इसके अलावा जो हम देख रहे हैं ये पॉइंट अफोर्डेबिलिटी का, इक्विटी का पॉइंट अभी आपको बताया था। जो हमने देखा एक्सेस में SEZ भी लिख सकते हो, जो स्पेशल एजुकेशन जोन पढ़े हैं। इक्विटी में जो इन्होंने फंड बनाया है, ठीक है, जो जेंडर इंक्लूजन फंड है, तो जिसमें हम देख रहे हैं वुमेन और ट्रांसजेंडर, वो भी हम इक्विटी का एग्जांपल। क्वालिटी का हम देखें तो टीचर की क्वालिटी की भी बात हुई है, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि ये जो हायर इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी क्वालिटी की भी बात हुई है। तो दोनों की क्वालिटी की बात और ओवरऑल टीचिंग क्वालिटी की बात तो हुई है। तो ये भी आप पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल एजुकेशन की भी बात हुई है एजुकेशन में। नेक्स्ट, इसके अलावा अफोर्डेबिलिटी का पॉइंट भी है। अफोर्डेबिलिटी का पॉइंट इन्होंने क्या, फीस हाइक ये मन माफी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे पहले ये फीस हाइक करते हैं तो फीस हाइक उतना इजीली नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए अफोर्डेबिलिटी का पॉइंट। और यहाँ पे भी SEZ का पॉइंट भी आ सकता है। तो ये सारे पिलर्स हैं जिनके बिहाफ पे या जिनके लाइट में हम इन्हें देख सकते हैं। तो इस वजह से हमने इनको समझा है। अब इन्हें हम अगर रिवाइज करें, ठीक है, जो अब तक हम पढ़ चुके हैं टोटल, तो इन्हें हम जस्ट इन्फोग्राफिक से देखना चाहें तो देख सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जैसे अब इसको लेकर कुछ एक मीम भी चल रहे हैं, जैसे कि इसने ये कह दिया, नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद संस्कृत का प्रमोशन, ठीक है, कहाँ जा रहे हो, ये कह रहा है माई लाइफ माई रूल, मम जीवनम मम नियमा, ठीक है। तो ये सब भी आप देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम इन्हें देखते हुए चलें नॉर्मली, यानी हम सिंपली ये देखें कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं क्या कुछ इन्फोग्राफिक है, ठीक है, ये हम देख रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे हमने देखा 10+2 लेवल पे क्या, 5+3+3+4 बजट फॉर एजुकेशन ये इंक्रीज हुआ है। ऑल कोर्स टू बी अवेलेबल इन रीजनल लैंग्वेज, सिंगल कॉमन एंट्रेंस, ये सारे पॉइंट हमने डिटेल में अभी देखे हैं। कोई हार्ड डिवाइड स्ट्रीम में नहीं, जिसमें हमने ये देखा था हम साथ साथ हैं, ठीक है, ये हमने देखा था ना हम साथ साथ हैं, इसी वजह से हमने देखा था। नेक्स्ट, अब हम इसके आगे देखें। नेक्स्ट पॉइंट तो एट लास्ट और रिवीजन तौर पे हम देखना चाहें कि और क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे, तो हम सिंपली इन पॉइंट्स की हेल्प ले सकते हैं कि क्या क्या मेजर पॉइंट शेयर करें हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के। ऑल इंडिया रेडियो, मेजर रिफॉर्म इन स्कूल एजुकेशन 10+2 की बजाय अब 5+3+3+4, और इसके अलावा लैंग्वेज से रिलेटेड मदर टंग या लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। और इसके अलावा आप देख रहे हैं एट लास्ट नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम इसी से जुड़ा हुआ देखें तो ये पॉइंट है जिसमें हम देख रहे हैं कि ये 10+2 लेवल की ये बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी अभी हम देख चुके हैं। इसके अलावा आप देखो तो एक पॉइंट ये रहेगा, ठीक है, हम इसकी भी बात कर रहे हैं कि हायर एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन में हमने देखा था ये कि मल्टीपल एंट्री एग्जिट, कैसे आप किस टाइम के बाद जा सकते हैं और किस टाइम के बाद आप एग्जिट भी कर सकते हैं। अभी हमने देखा है 1 साल के बाद क्या, ठीक है, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा 1 साल के जस्ट बाद, और बाद में 2 साल में एडवांस डिप्लोमा, 3 साल में बैचलर डिग्री मिलेगी अगर पढ़ाई बीच में भी छोड़ दी तो, और चौथे साल में बैचलर एंड रिसर्च, ठीक है। और हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनेगा और नेशनल मिशन फॉर मॉनिटरिंग रहेगा। तो यही सब पॉइंट है। अब हम इजीली समझ सकते हैं क्या क्या मेजर टेक अवेज थे और कैसे ये एजुकेशन पॉलिसी चेंज लाने की कोशिश कर रही है। अब कोई डाउट इसके रिगार्डिंग है तो आप पूछ सकते हैं। यस, यानी कहाँ पे ज्यादा चेंजेस किए हैं इन्होंने, मेजर चेंजेस किए हैं जैसे अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, जो अर्ली चाइल्डहुड की हम बात करें उनकी भाई पढ़ाई में ये सिलेबस वगैरह कम होगा और प्ले स्कूल टाइप का सिस्टम यहाँ रहेगा, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन उस पे फोकस की है, ठीक है, अगर हम मेजर टेक अवेज देखें। या फिर हम देखें इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों, जेंडर के लिए भी, और हम देख रहे हैं हर जेंडर के लिए, और इसके साथ साथ इन्होंने दिव्यांग एंड ट्रांसजेंडर सबके लिए, तो इक्विटिवली इंक्लूसिव एजुकेशन है ये, ठीक है, हम ये भी देख रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट चेंज क्या करने की कोशिश, नेक्स्ट चेंज हम देख रहे हैं ये इन्होंने प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म,
ठीक है, तो ये भी प्रमोट की है। एक ही लैंग्वेज के ऊपर सारा बेस नहीं होना चाहिए। जैसे ये कहा 5th तक ये अभी पढ़ाना चाहें तो इन्होंने कहा कि लोकल लैंग्वेजेस में हिंदी वगैरह में पढ़ा सकते हैं और 5th के बाद इंग्लिश मीडियम, तो यानी दोनों लैंग्वेज उस बच्चे को आ जाए। नेक्स्ट इसका एक एग्जांपल कि नया क्यूरिकुलर इन ये लेके आए हैं जिसमें 5+3+3+4 अभी हमने देखा है और पीडागोजिकल स्ट्रक्चर भी, ठीक है, ये हम देख रहे हैं। तो ये भी हम देख रहे हैं कि मेजर चेंज में। इसके अलावा जब हम देखें और क्या मेजर टेकअवेज हैं, तो मेजर टेकअवेज में फिर आएगा असेसमेंट रिफॉर्म्स। असेसमेंट रिफॉर्म किस लिए, रिपोर्ट कार्ड का आपको पॉइंट बताया था, कैसे ये खुद भी असेसमेंट दे सकते हैं बच्चे, अब उनके फ्रेंड भी और टीचर भी, ये सारा कुछ हम देख चुके हैं। फिर हम देख रहे हैं टीचर की रिक्रूटमेंट, ज़्यादा टीचर्स को रिक्रूट करेंगे, ठीक है, और इसके अलावा नई सीट भी कॉलेजेस में बढ़ाएंगे। तो ये डाटा भी दिया था इन्होंने, 3.5 करोड़ सीट और कॉलेजेस में जोड़ने जा रहे हैं, तो ये पॉइंट भी इसके साथ। फिर हम देख रहे हैं हायर एजुकेशन में रिफॉर्म, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सिस्टम, ठीक है, हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सिस्टम, ये भी इसमें मेंशन है। और इसके अलावा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ की बात हुई है और टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। तो ये मेजर टेकअवेज हो गए जो इस पॉलिसी के हम देख रहे हैं। ये सब मैं यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ, हम पढ़ ऑलरेडी चुके हैं, सो दैट इनको पढ़ के आपके माइंड में क्लिक हो जाए कि इससे जुड़ा पॉइंट कौन सा था, ठीक है, इसलिए लास्ट में बता रहा हूँ। ये पहले बता देता तो फिर इनका मीनिंग नहीं रहता। तो मेजर टेकअवेज ऑफ एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, जिसको न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रहे हैं। तो ये मेजर टेकअवेज हैं इसके। अब कोई भी डाउट इसके रिगार्डिंग है तो आप पूछ सकते हैं। यस, ठीक है। हाँ, 5+3+3+4 ये अभी बताया था, इनको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, इधर देख लो एक बार, ठीक है, इसको आप देख रहे हैं, ये पॉइंट है कि 5 का मीनिंग है नर्सरी, केजी, यूकेजी, क्लास 1, क्लास 2, ठीक है, इस टाइम में पढ़ाई का बोझ बिल्कुल ही कम, ठीक है। अब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बसकर मेरे यार, ये सब चलेगा, यानी रटने वाली कहानियां नहीं है, अब रट के मार्क्स नहीं मिलेंगे, समझो चीजों को। जब से छोटे होंगे तब से थोड़ा सा उनकी स्किल्स को इनहेंस करके और समझाना, ये सब पॉइंट शुरू होगा। उसके बाद 3 का मतलब है क्लास 3, 4, 5, फिर 3 क्लास 6, 7, 8 और 4 क्लास 9 to 12, और ये सब इनको कहेंगे फाउंडेशन, इनको प्रिपरेटरी, मिडल, सेकेंडरी, यानी इन्हें मैथ साइंस आगे लेने के लिए इनको प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे इनका इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, और इधर जाके ये अपनी मर्जी के सब्जेक्ट ले सकते हैं, बेशक ये केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री लें, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हम देख रहे हैं। इसके अलावा और यहाँ पे आप देख रहे थे कि इन्हें ये सब फैसिलिटीज इसके साथ मिली हैं, ठीक है, क्लियर है ये? यस, ठीक है, कोई भी अब स्ट्रीम वाला नहीं रहेगा कि साइंस वाला ये नहीं, कॉमर्स, ये सब स्ट्रीम नहीं रहेगी, गुजरे जमाने की बातें हो गई हैं, फ्लेक्सिबल होंगे सब्जेक्ट के लिए, स्ट्रीम्स के लिए, ठीक है, क्लियर है ये? हाँ बिल्कुल, मनमोहन जी कह रहे हैं किथे वेंदा भी है मेरी जिंदगी में जीतने वाली जवान, ये उसी का पंजाबी वर्जन हो गया जो हम ये पिक देख रहे थे संस्कृत में, ठीक है, क्लियर है ये? चलो आज इतना ही देखते हैं। आई होप सबको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी समझ आ गई होगी। इसका वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, जिन स्टूडेंट ने मिस कर दिया है, लेट ज्वाइन किया है, वो वहां से रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है, क्लियर है? तो आप समझ चुके हैं कि नॉलेज का मीनिंग सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं है, इसको एनालाइज करना, समझना और इसको इंटरप्ट करना, ये मीनिंग है। इसलिए हमने इस पे इतना टाइम लगाया है, नहीं तो इसको आराम से इजिली हाफ आवर में हम फिनिश कर सकते थे, पर टोटल ड्यूरेशन वीडियो का नियर बाय 1 आवर है और उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही है। उसका पर्पज़ यही है कि आपको बढ़िया से समझ आ जाना चाहिए क्या कुछ इस पॉलिसी में, ठीक है। थैंक यू क्लास, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, हैव अ नाइस डे।